The Indian Army, one of the largest standing armies in the world, is the backbone of India's defense forces. Behind every uniform lies a story of sacrifice. In this podcast, you are gonna know about Lieutenant Colonel Yogesh Thamal. अगर आर्मी में कोई सोचता है कि आर्मी में रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं और ऑफिसर्स के पास बहुत पावर होती है और इसलिए जवान को जो भी बोलेंगे जवान कर देंगे, वैसा नहीं है। आपको खुद एग्जांपल सेट करना पड़ता है। अच्छा, आर्मी में क्या है, किसी और का प्रमोशन मेरा नुकसान नहीं, तो उसके वजह से हर कोई जो है वो उसको गाइड करने में लगता है। टू द पॉइंट कभी कभी तो हमको एज यंग ऑफिसर हमको इरिटेशन भी होती है। दादा की डिमांड बड़ी जेन्युइन है, बट आई थिंक गवर्नमेंट इज टेकिंग इट, गिविंग इट अ लिटिल मोर टाइम। आर्मी में बंदा खड़ा होना किसी पोस्ट पे जीतने के लिए हारने के लिए काफी नहीं, इस हिसाब से लड़ाई नहीं है। केसरी मूवी में वो 13 लोग और अटैक करने वाले 1000 2000 जो भी अफगानिस्तान, वहाँ पे नंबर्स आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। वो 13 लोग उनको होल्ड कर पाए एक दिन या 2 दिन के लिए, क्योंकि उनमें वो इमोशन बना हुआ। उस हिसाब से आई थिंक अग्निवीर इज नॉट अ गुड स्कीम। बेसिकली उन्होंने शील्ड बना ली अपने खुद के बॉडी की, हिसाब को गोली ना, विच वॉज अ वेरी वेरी इमोशनल थिंग। टेररिज्म बेसिकली एक बिजनेस है। टेररिज्म इज नथिंग टू डू विद रिलीजन। तो आज के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सबका दिन अच्छा रहा होगा। तो सबसे पहले मैं अपने गेस्ट का स्वागत करना चाहूँगा। सर, आपका फिर से स्वागत है पॉडकास्ट शो पे। सर, जो लोग आपको, जिन्होंने पहले वाला पॉडकास्ट नहीं देखा या जो लोग आपको नहीं जानते, मैं चाहता कि आप उन लोगों के लिए अपना एक छोटा सा एक इंट्रो दे दें। तो मैं लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश धुमाल, मैंने तकरीबन 22 साल की सर्विस की है इंडियन आर्मी में और अभी कुछ 4 महीने पहले रिटायर हुआ हूँ, वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है। और मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ और मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में था, और जो इन्फेंट्री रेजिमेंट होती बेसिकली, तो उसमें था। और साथ में माउंटेनियरिंग में भी रहा हूँ। माउंटेनियरिंग में भी काफ़ी माउंटेनियरिंग की है, और नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स मानी जाती है इंडिया में, उसमें वाइस प्रिंसिपल भी था फ्रॉम 2019 टू 2022। और बाकी काफ़ी पोस्टिंग्स काटी है, फ्रॉम सियाचिन ग्लेशियर टू काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस टू लाइन ऑफ कंट्रोल टू हाई एल्टीट्यूड इन सिक्किम ऑल्सो। तो काफ़ी वेरिड एक्सपीरियंसेस रहे। और यूनाइटेड नेशंस मिशन में भी था, जहाँ पे यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन होती है इंडियन आर्मी को, तो जो कि साउथ सूडान में थी, अफ्रीका में, तो वहाँ पे भी तकरीबन 1.25 साल काट चुका हूँ। So that is about me. ओके, तो बिफोर वी स्टार्ट मैं चाहता हूँ कि आप हमें अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि व्हाट्स योर मोटिवेशन बिहाइंड जॉइनिंग द इंडियन आर्मी, और क्या सोच के आपने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया था? फैक्चुअली बहुत ज़्यादा नहीं सोचा था। एक लाइकिंग मेरे ख्याल से हर बच्चे में होती है इंडियन आर्मी के बारे में, खासकर जब परेड्स वगैरह देखते हैं 26 जनवरी की, तो एक अट्रैक्शन तो हो ही जाता है। एंड प्लस देयर आर लॉट ऑफ हीरोइक्स, द इमोशंस ऑफ हीरोइक्स अटैच्ड विद इंडियन आर्मी। उसकी वजह से काफ़ी बच्चों को अट्रैक्शन होता है, वैसे ही मुझे भी था। बचपन काफ़ी डिफ़िकल्ट था, जहाँ पे ना खुद का घर था। चौल में रहते थे हम लोग, जो महाराष्ट्र में चौल बोलते हैं हम लोग, तो वहाँ पे रहते थे। एंड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट गया। उसके बाद फिर जब 11th-12th कर रहा था, तो 11th-12th में एक सर्विसेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट करके एक SPI जिसको बोलते हैं, एक औरंगाबाद में है महाराष्ट्र में। वो खासकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बनाई है फॉर पीपल टू जॉइन इंडियन आर्मी, स्पेशली ड्यूरिंग NDA टाइम। तो उसके अंदर मैंने ज्वाइन किया था। तो उसका एक सिलेक्शन होता है महाराष्ट्र, काफ़ी डिफ़िकल्ट सिलेक्शन होता है और काफ़ी कैंडिडेट्स आते हैं उसमें सिलेक्शन के लिए। तो उसमें सिलेक्शन हुआ था, और वहाँ पे जो ट्रेनिंग की थी, वहाँ पे एक्चुअली मैंने फाइनलाइज किया था कि इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना है, बिकॉज वो लाइफ जी के देखा, जो उसमें डिसिप्लिन होती है, डिफ़िकल्टीज़ होती है, और कंटिन्यूस एक आपका करिकुलम बिल्कुल बहुत टाइट होता है। तो वो वहाँ पे रह के देखा, फिज़िकली बहुत फिट हुए, फिज़िकली काफ़ी डेवलपमेंट हुई, मेंटल डेवलपमेंट पर बहुत फोकस करते हैं। तो एज ऑफिसर्स ज्वाइन करने के लिए बेसिकली एकेडमी बनी हुई है, और काफ़ी उम्दा एकेडमी है, वन ऑफ द बेस्ट टू इफ़ यू वांट टू ज्वाइन NDA और CDS के थ्रू। तो वहाँ पे मेरा रिजल्ट पक्का हो गया, और उसके बाद फिर NDA की एग्ज़ाम दी थी। एयरफोर्स के लिए रिजेक्ट हुआ था मेडिकली, जो मैंने मैसूर में SS भी दिया था और बेंगलोर में मेडिकल हुआ था। तो एयरफोर्स के लिए बिकॉज ऑफ विजन में रिजेक्ट हो गया था, जो कि एन मौके पे पता चला कि चश्मा है। तो आर्मी नेवी का ऑप्शन दिया था, बट तभी थोड़ा सा डाई हार्ड एयरफोर्स था,
तो मैंने सोचा कि थोड़ी और प्रिपरेशन कर लेते हैं, थोड़ा आँखों का इलाज कर लेते हैं और उसके बाद ज्वाइन करते हैं। FOC करना था, तो उसमें ग्रेजुएशन निकल गया, बट चश्मे का नंबर बढ़ता ही रहा, तो कोई इलाज काम नहीं आया। वो कच्चे फिश खाने से लेके खीरा खाने से लेके कुछ काम नहीं आया। तो फाइनली फिर सोचा कि इंडियन आर्मी, एंड फॉर्चुनेटली आई जॉइंड इंडियन आर्मी, जिसकी वजह से माउंटेनियर बनने का बहुत अच्छा स्कोप बना। तो दो इंडियन आर्मी में माउंटेनिंग का स्कोप बहुत लेट मिला लाइफ में, ऑलमोस्ट 34 ईयर्स एज थी जब मैंने पहला कोर्स किया था, बट एटलीस्ट वो एक्सपोजर पहाड़ों को बहुत ज़्यादा मिल गया पहले ही इंडियन आर्मी में। सो इस तरीके से फाइनली ज्वाइन किया, एंड माई फादर मदर बोथ वर इंटरेस्टेड इन मी ज्वाइनिंग इंडियन आर्मी। माई मदर वॉज वर्किंग इन डिफेंस अकाउंट्स, सो शी वॉज ऑलरेडी एन एम्प्लॉई, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। और फादर तो बहुत मोटिवेटेड थे, उन्होंने खुद कोशिश की थी, तभी पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया था जाने के लिए जब 71 वॉर था, तो उनका मोटिवेशन मुझसे भी ज़्यादा था, तो उसके वजह से फिर फाइनली इंडियन आर्मी में ज्वाइन किया। I want to know the training process. कि what training process you have to go through to become a lieutenant colonel in Indian Army? ओके, तो जब हम ज्वाइन करते हैं तो या तो आप NDA के थ्रू जाओगे, जो कि 3 साल का होता है वहाँ पे ट्रेनिंग, जो आफ्टर 12th होता है, तो मतलब आप ग्रेजुएट बन जाते हो वहाँ पे अलॉन्ग विथ आर्मी ट्रेनिंग। और उसके बाद फिर आप IMA के अंदर जाते हो, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो कि देहरादून में है, जहाँ पे 1 साल उनको करना होता है। मैं जैसे CDS मतलब ग्रेजुएशन के बाद गया था, तो हमारा 1.5 साल IMA में होता है। 6 मंथ्स पहले ओरिएंटेशन होता है, फिर NDA वाले हमारे जो बैचमेट्स होते हैं वो हमको ज्वाइन करते हैं, और 1 साल उनके साथ फिर हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। तो ये होता है ट्रेनिंग। उसके बाद जब आप कमीशन होते हो, मतलब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई सक्सेसफुली, जिसमें तकरीबन यू कैन से 10% ड्रॉप आउट रेट होता है, इधर वो खुद चले जाते हैं, या तो 10 से 20% के बीच में रेंज कर सकता है, या फिर मेडिकली कुछ प्रॉब्लम हो जाती है कहीं पे ट्रेनिंग में, तो उसकी वजह से उनको जाना पड़ता है। वो छोड़ के जब आप सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो तो फिर आप कमीशन ऑफिसर कहलाते हो, मतलब प्रेसिडेंट्स कमीशन आपको मिलता है। तो प्रेसिडेंट का खुद का साइन किया हुआ एक सर्टिफिकेट मिलता है आपको कि आप कमीशन ऑफिसर हो। तो पहला रैंक आपका लेफ्टिनेंट होता है। तो लेफ्टिनेंट से लेके फिर आप ऑफिसर तो बन गए हो, लेकिन फिर आगे कैप्टन, मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल, ये बनने तक आपको ट्रेनिंग एज सच अलग से नहीं होती, मतलब बीच में कोर्सेज चल रहे होते हैं, कोर्सेज काफ़ी करने पड़ते हैं। तो फ्रॉम यंग ऑफिसर्स कोर्स होता है एक, जो आप ज्वाइन करने के तुरंत बाद होता है, जो आपको और ओरिएंट करता है टुवर्ड्स बिकमिंग अ प्लाटून कमांडर। प्लाटून कमांडर यानी कि 30 लोगों के बराबर का, तकरीबन 30 लोग हो गए उसके अंदर, तो 10-10 का एक सेक्शन हुआ, और ऐसे 3 सेक्शन जो है वो आप कमांड करने के लिए काबिल बनते हो। तो आर्मी में हमेशा बोलते हैं कि जब भी आपकी कोई ट्रेनिंग चलती है, तो जिस भी अपॉइंटमेंट के लिए, जिस लेवल के लिए आपकी ट्रेनिंग चल रही है, तो वो ट्रेनिंग में आपको 2 लेवल अप सिखाते हैं। तो 2 लेवल अप सिखाते हैं ताकि आप ऊपर वाले की जो सोच है उसको समझ सको। तो वो एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है उसमें। तो ये एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग मॉड्यूल है जो आई थिंक सब जगह अडॉप्ट हो सकती है। तो इसके अंदर जो है वो ऐसे कोर्सेज कई सारे होते हैं जो आपको तकरीबन लेफ्टिनेंट के टाइम पे करना है, फिर कैप्टन के टाइम पे करना है, मेजर के टाइम पे करना है। इसके अलावा कुछ प्रमोशन एग्ज़ाम्स होती है जो पास करनी होती है, जो आप पास नहीं करोगे तो नेक्स्ट रैंक नहीं मिलेगी। तो ऐसे करके वो आप धीरे धीरे अपने रैंक्स में बढ़ोतरी पाते हो। और ट्रेनिंग आर्मी की जो है वो सिर्फ कोर्सेज तक सीमित नहीं है, आप कंटिन्यूस 24 घंटा ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो वो साइकिल कभी ख़त्म नहीं होती है। आप अपने एक्सपीरियंस से, आपके सीनियर से, आपके जूनियर से आप कंटिन्यूस एक सीखने का प्रोसेस चालू होता है। जब आप एज लेफ्टिनेंट ज्वाइन करते हो तो 21 डेज़ काफ़ी सारे रेजिमेंट में ट्रेडिशन फॉलो होती है। 21 डेज़ आपको जवानों के साथ रहना होता है, जहाँ जिस कंडीशन में वो रह रहे हैं उसी कंडीशन में रहना है आपको। तो आप उनकी लाइफस्टाइल, उनके लाइफ के प्रॉब्लम्स, उनके रहने के प्रॉब्लम्स, इन सबको, उनकी माइंडसेट क्या है, इसमें बिल्कुल इन डेप्थ घुस जाते हो। उस ट्रेनिंग के दौरान आप, उस 21 डेज़ के दौरान जब आप रह रहे हो, आप सिर्फ रह नहीं रहे हो, आपकी अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग चल रही होती है। जो जवानों में अपॉइंटमेंट्स होते हैं अलग अलग, कि कोई क्लर्क कर रहा है, कोई वहाँ पे सेक्शन कमांडर कर रहा है, कोई प्लाटून कमांडर कर रहा है। आपको एक एक दिन के लिए उनकी ड्यूटी भी करनी है, आपको नाइट ड्यूटी पे सेंट्री पोस्ट पे भी खड़ा होना है, ये सारी चीज़ें करनी है आपको। फिर आप, वो भी एक तरीके की ट्रेनिंग है। और इंडियन आर्मी में ट्रेनिंग एंडलेस है, देयर इज नो एंड टू ट्रेनिंग।
आप सोना कैसे है ये भी एक अपने आप में ट्रेनिंग है। वो मतलब हर चीज़, खाना कैसे है, क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, उसका फ्रॉम द फॉर्मल वे ऑफ ईटिंग टू फास्ट वे ऑफ ईटिंग। कभी कभी आपको 3 या 4 मिनट मिलेंगे खाने के लिए, तो और वो भी फॉर्मली खाना है, आपको फोक एंड स्पून से खाना है उसके साथ। तो मतलब कोई चीज़ छोड़ी नहीं जाती है आपको। कोई अगर आपके पास गेस्ट आते हैं तो उनको कैसे हैंडल करना है से लेके टू मिलिटेंट को कैसे मारना है से एक्चुअल वॉर में कैसे लड़ाई करनी है, माइनफील्ड कैसे ले करनी है। दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, देयर इज एंडलेस ट्रेनिंग। जितनी भी आप ट्रेनिंग करोगे आप कभी नहीं बोल सकते हो कि अब मैं सारी ट्रेनिंग आर्मी में ले चुका हूँ। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द आर्मी। और आपके सारे सोर्सेज इतने मल्टीपल है जहाँ से आपको सीखना है, फ्रॉम रीडिंग टू लर्निंग फ्रॉम योर पियर्स। तो वहाँ से लेके आपको कोर्सेज के अंदर जो भी आपके इंस्ट्रक्टर सिखाते हैं, ये सारी चीज़ें, स्पोर्ट्स आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्पोर्ट्स भी आपको एक ट्रेनिंग मॉडल देखा जाता है, ठीक है। और ये तो मैं काफ़ी यंग लोगों को भी बोलता हूँ कि आप स्पोर्ट्स पे, चाहे आप मिलिट्री में हो या नहीं हो, आप फोकस करो। एंड देयर इज़ अ वेरी गुड रीज़न फॉर दैट। एंड स्पेशली अगर टीम स्पोर्ट है या फास्ट स्पोर्ट है, वेरी फ्रैंकली थोड़ा लोगों को, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, बट आई एम वेरी एंटी क्रिकेट, बिकॉज वो गेम अगर आप देखो तो फिजिकली बिल्ड नहीं करता आपको। क्रिकेट वालों को अलग से जिम में जाना पड़ता है। रेस्ट ऑफ द गेम्स आर वेरी फास्ट एंड दे आर वेरी कंटिन्यूस मोशन है उसके अंदर। जैसे आप फुटबॉल, बास्केटबॉल लो, आपकी क्वालिटीज़ क्या डेवलप हो रही है बच्चों में भी, अगर एज पेरेंट्स भी आप देखो तो बच्चों में क्या क्वालिटीज़ डेवलप हो रही है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू लीडरशिप क्वालिटीज़, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग में 1 सेकेंड में डिसाइड करना है कि आगे बॉल को लेके जाऊँ खुद ही, या पास कर दूँ, या मैं सीधा शॉट ले लूँ गोल के ऊपर या बास्केट के ऊपर, ठीक है। तो यह आपको डिसीजन बहुत फास्ट और कंटिन्यूस लूप में लेने, देयर इज नो स्टॉपिंग ऑफ इट, देयर इज नो ब्रेक इन इट। सो दैट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। अगेन फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, इट डेवलप्स योर कॉर्नर ऑफ द आई, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप बास्केटबॉल खेल रहे हो, आपके 5 प्लेयर हैं, आपके ओपोनेंट 5 प्लेयर हैं, आपको सबका मूवमेंट ट्रैक करना है, तो आप हर एक को डायरेक्टली देख नहीं सकते हो, आपको कॉर्नर ऑफ द आई से उसको ऑब्जर्व करना है कि ओपोनेंट क्या कर रहा है, आपका प्लेयर कहाँ है, और फिर डिसीजन देना है विद इन 1 सेकेंड। सो दीज आर द क्वालिटीज विच आर रिक्वायर्ड इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, नॉट जस्ट मिलिट्री। मिलिट्री में तो बहुत हार्ड एंड फास्ट चाहिए, बट इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन दीज क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड। सो ये सारी मिलके जो ट्रेनिंग बनती है। देन देयर आर वेरी स्पेसिफिक कोर्सेज जो आर्मी में चलते हैं, जो स्पेशलिस्ट कोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एंटी टैंक मिसाइल है, तो उसका एक अलग ही कोर्स चलेगा, मोटर्स का एक अलग कोर्स चलेगा। फिर आपका जो कमांडो कोर्स, काफ़ी फेमस, जो सब लोग जानते हैं, तो कमांडो कोर्स अलग से होता है। फिर जो मेंटेनेंस वाले लोग होते हैं, जो टैंक्स को, व्हीकल्स को, गन्स को, राइफल्स को मेंटेन कर रहे हैं, उनके अलग से कोर्सेज चलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, बहुत चीज़ें चल रही होती है। एंड यू हैव टू डू वेल इन ऑल दीज टू गेट टू फर्दर रैंक्स। तो जैसे कि अभी आपने बात की लीडरशिप की, विच इज़ अ की पार्ट ऑफ अ मिलिट्री रोल, तो मैं आई वांट टू नो दैट हाउ डज द इंडियन आर्मी डेवलप द लीडरशिप स्किल्स इन द ऑफिसर्स, और अगर आपके पास कोई स्टोरीज हैं या कोई मेमोरेबल एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहो। देखो, लीडरशिप अगेन दैट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। आप कभी फाइनली ऐसे स्टैम्प नहीं लगा सकते किसी भी कि ये लीडर बन गया। अगर मैं हिटलर की बात करूँ, मोदी की बात करूँ, चर्चिल की बात करूँ, किसी की भी बात करूँ, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हाँ इस पॉइंट पे वो लीडर बन गए थे, ठीक है। तो इट्स अ वेरी वेरी ऑनगोइंग प्रोसेस, इट्स एन कंटिन्यूस ऑनगोइंग प्रोसेस। उसके अंदर आर्मी में क्या होता है कि आर्मी में सबसे बड़ा, एज कम्पेयर टू इवन एयरफोर्स और नेवी हो, आर्मी में द ह्यूमन डीलिंग इज़ वेरी हाई, and leadership is all about understanding human dynamics, which is not understandable. Human dynamics is so dynamic कि उसमें कोई फॉर्मूला नहीं काम करता। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे यहाँ पे एक कोई विजिट हुई थी, बहुत वीआईपी विजिट हुई थी, और उसके अंदर कोई एक इंडिविजुअल था, एक हवलदार था, जिसको कोऑर्डिनेट करना था मूवमेंट को, और उसमें इंस्ट्रक्शन देने के बावजूद उसने कोई गलती कर दी, उस इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट जाके कोई, या उसके ध्यान में नहीं रहा, तो गलती हो गई उससे। तो मैं बड़ा यंग सा था, मैं हार्डली 1 ईयर सर्विस थी मेरी, और मैंने उसको बुलाया ऑफिस में।
और वहाँ पे जो शुरू हुआ, मैंने उसके पूछा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। उसने खुद को जस्टिफाई तो करना था, तो उसने कुछ जवाब दिया, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, और मुझे समझ में आ रहा है कि वो जवाब सिर्फ बहाने बनाने के लिए दे रहा है, जेन्युइन आंसर नहीं है, जेन्युइन रीज़न नहीं है। तो फिर मैं उसको कुछ बोलता रहा, वो मुझे कुछ बोलता रहा, और मेरा और पारा गर्म होता रहा, और मैं उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर चिल्लाते चिल्लाते फिर बाकी सब चीज़ें निकल गई जो नहीं चिल्लानी चाहिए थी। तो ऐसे करते करते वो हीटेड आर्गूमेंट में कन्वर्ट हो गया। तो मेरे बगल में तभी हम टेंट्स में रहते थे, तो मेरे बगल में जो हमारे 2IC होते थे, जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे उस टाइम पे, मैं लेफ्टिनेंट था, वो लेफ्टिनेंट कर्नल थे। उन्होंने मुझे बुलाया और बोले कि क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं बोला कि ऐसे ऐसे कुछ भी बहाने बना रहा है, कुछ गलत जवाब दे रहा है, कुछ सेंस नहीं बनता उस चीज़ का, और आर्ग्यू कर रहा है मेरे साथ। तो उन्होंने एक चीज़ बताई, बोला अगर इतना आर्ग्यू करता रहा तो तेरे से कुछ निकल जाएगा जो बाद में तू डिफेंसिव पे आ जाएगा। तो एज एन ऑफिसर तुमने उसे पूछा कि क्या गलती हुई थी, उसने अपनी तरफ से जो भी जस्टिफिकेशन दिया, अगर आप कन्विंस नहीं हो उसके जस्टिफिकेशन से तो उसको जो पनिशमेंट बनती है सुनाओ। यू डोंट नीड टू कन्विंस हिम कि तुम्हारी ये गलती है। उसको वो, आप कन्विंस हो गए, आप उसको पनिशमेंट सुनाओ और जाने दो, फिनिश इट एट दैट, डोंट ट्राई टू जस्टिफाई व्हाई यू आर पनिशिंग हिम। सो दैट वाज वन पार्ट वेयर आई मीन अल्टीमेटली इट कैन नॉट बी अ डिक्टेटोरियल थिंग कि मैं बस आया और मूड के हिसाब से पनिशमेंट दे दी। वो तो नहीं चलता आर्मी में। अगर आर्मी में कोई सोचता है कि आर्मी में रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं और ऑफिसर्स के पास बहुत पावर होती है और इसलिए जवान को जो भी बोलेंगे जवान कर देंगे, वैसा नहीं होता। वो आपको उस स्टेटस पे पहुंचने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आपको खुद एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है, वो जो कर रहे हैं उनके 2 गुना करना पड़ता है, तब जाके वो इस कंडीशन में आता है कि आपने हुक्म दिया और उन्होंने माना। तो पनिशमेंट आप ऐसे रैंडमली नहीं दे सकते, बट इतना ज़्यादा कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं थी जब आप कन्विंस्ड हो कि उसकी गलती है। एंड दैट वर्क ब्यूटीफुली फॉर मी आफ्टरवर्ड्स। दूसरा एक मैं बताता हूँ, एक और ऑफिसर थे हमारे जो अनफॉर्चुनेटली बहुत सैडली गुजर गया अभी रिसेंटली, वेरी रिस्पेक्टेड ऑफिसर इन द यूनिट, और मैं उनको काफ़ी स्टडी करता था और उनको फॉलो करने की कोशिश करता था, बिकॉज वो एक ऑफिसर थे, ऐसे मैंने देखा है कि जो कभी अगर उनको किसी जवान के, चाहे वो उनके अंडर ना हो, किसी और कंपनी में हो, किसी और जगह हो, उसको कोई भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आए जो उसको लगता है कि सॉल्व नहीं हो पा रही है, वो सबसे पहले किसका नाम सोचेगा कि मैं उनसे गाइडेंस लूँ, उनको जाके बताऊँ। तो जवान थोड़ा सा हिचकिचाते हैं ऑफिसर के पास आने में डायरेक्टली, बट वो उसके ध्यान में पहला नाम आएगा वो कर्नल कपिल का आएगा कि कर्नल कपिल के पास जाऊँगा मैं प्रॉब्लम लेके अपनी। वो आते जाते लोगों से बातचीत करते हुए उनके प्रॉब्लम आइडेंटिफाई भी करते थे, सॉल्व भी करते थे। तो बहुत जवानों को बड़े अच्छे लगते थे। कोई सोशल इकट्ठा हुए जवानों के साथ वगैरह, अफसर बैठे हुए, चाय पानी वगैरह चल रहा है, या बड़ा खाना बोलते हैं हम लोग, जो शाम का इवेंट होता है, तो उसमें अगर हम लोग बैठे हुए तो आप देखोगे वो भीड़ से घिरे हुए हैं, जवान जेशो सब उनके आसपास है और हंसी मजाक चल रहा है, बहुत अच्छा मूड, बड़ा अच्छा लाइट सा मूड है। लेकिन उनकी एक और खासियत थी कि अगर किसी जवान से कोई गलती हो गई और उनको पता चला कि उस गलती के लिए कर्नल कपिल ने बुलाया है, तो वो लिटरली पैंट में पेशाब कर देगा। तो दोनों बैलेंस बिल्कुल खतरनाक था उनका। सबसे ज़्यादा अप्रोचेबल थे और उसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी थे। तो ये बैलेंस मैंने सीखने की बड़ी कोशिश की, और ये आर्मी की ब्यूटी है। ये आप देखोगे कि काफ़ी लोग अचीव करते हैं, जो बड़ा मुश्किल होता है बाहर किसी को अचीव करना। तो ये जो लीडरशिप डेवलप होती है राइट फ्रॉम एकेडमी में, जब हम ट्रेनिंग में जाते हैं तभी से आपको ऐसे अपॉइंटमेंट्स मिलते हैं बाय रोटेशन, जिसमें आपने एक पर्टिकुलर छोटे कैडेट्स का लीडर बनना है और उसको कैसे करना है कैसे नहीं, ये कंटिन्यूस एक गाइडिंग प्रोसेस होती है जिसको हम ग्रूमिंग बोलते हैं। मतलब 2 पार्ट होती है फौज में, एक होती है ट्रेनिंग जो फॉर्मल होती है, जो आपका शेड्यूल के हिसाब से चलती है, और एक होती है ग्रूमिंग जो ऑन द स्पॉट होती है कि आपको कुछ दिखाई दिया कोई गलत कर रहा है लेफ्टिनेंट, तो आप जाके उसको बताओगे। अच्छा, आर्मी में क्या है, किसी और का प्रमोशन मेरा नुकसान नहीं करना, तो उसकी वजह से हर कोई जो है वो एक दूसरे को गाइड करने में लगा होता है। तो द पॉइंट कभी कभी तो हमको एज यंग ऑफिसर हमको इरिटेशन भी होती थी कि मैंने गाइडेंस मांगा नहीं, मुझे मिल रहा है, ठीक है, और वो भी और टाइम पे मिल रहा है, मुझे अभी सोना है तब मिल रहा है, बट उसकी वैल्यू बहुत देर बाद समझ में आती है। तो वो एक बहुत बड़ी खासियत है। कम्युनिटी आप जो भी आते हैं ऑफिसर जेशो जवान,
एज ए कम्युनिटी आप उसको डेवलप करने की कोशिश करते हो। तो जैसे जापान में एक एग्जांपल है कि जो बच्चा होता है कोई भी पैदा हुआ तो वो गाँव का बच्चा बन जाता है, वो सिर्फ उस माँ बाप का नहीं होता, ठीक है, वो सारे के सारे उसको ट्रेन करने में, ग्रूम करने में लगे होते हैं। तो वैसा ही यहाँ पे आर्मी में है कि सब सोचते हैं एक दूसरे का कि कैसे उसको और गाइड करके उसको बेटर किया जाए। ये एक बहुत अच्छी बात है जो आई थिंक अगर बाहर भी इम्प्लीमेंट हो तो इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस, बिकॉज एवरी पर्सन हैज हिज ओन पर्सपेक्टिव एंड इट इज़ नॉट लाइक कि आपको उसके अंदर वो गाइडेंस दिया तो लेना ही है। तो आपके पास पर्सपेक्टिव्स बहुत आ जाते हैं, आपके पास पॉइंट्स बहुत आ जाते हैं जिसको आप फिर असेस करके अपने हिसाब से अडॉप्ट कर सकते हो। दैट इज़ हाउ आर्मी बेसिकली ट्रेन्स एंड प्लस ऑफ कोर्स देयर आर सिचुएशंस जो आपको हैंडल करनी है और वो सिचुएशन में सेकंड चांस नहीं होता, तो जो आपने हैंडल करना है तभी करना है। जैसे लोग बोलते हैं कि टेररिस्ट के साथ एनकाउंटर होता है, आप न्यूज़ में पढ़ते हो कि 2 दिन से 3 दिन से एनकाउंटर चल रहा है, फौज ने घेरा डाल के रखा हुआ है। वो एनकाउंटर नहीं होता एक्चुअली, वो जो होता है वो घेरा चल रहा होता है, उसको ढूंढा जा रहा है, उसको ट्रैक किया जा रहा है। जो एनकाउंटर्स होते हैं वो आपके 15 सेकंड से लेके 1 मिनट मैक्स, बस इतना ही टाइम मिल रहा है आपको। उतने में या तो मिलिटेंट आपको मार देगा या आप उसे मार दोगे या फिर वो भाग जाएगा, और तीनों चीज़ें मतलब उसको मारने के अलावा बाकी दोनों चीज़ें अच्छी नहीं है। तो आपको आपके अंदर 10-20 जो भी पार्टी आप लेके चल रहे हो उसके अंदर हर एक पर्सन को गाइड करना है कि उसने एग्जैक्टली क्या करना है। साथ साथ में आपने उस मिलिटेंट पे फायर भी करना है, उसको उसका सर भी दबाना है या उसको मारने की कोशिश करनी है, और ये सब आपको अगले 15 सेकंड या 1 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, वरना नुकसान हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें अगेन स्पोर्ट्स पे मैं वापस आ रहा हूँ कि ये जो कॉर्नर ऑफ द आई कि मेरा कहाँ जा रहा है, मिलिटेंट 3, 4, 5, 6 जो भी है वो मूवमेंट कहाँ कर रहे हैं, ये सब फास्ट डिसीजन मेकिंग और उसको इम्प्लीमेंट करना। सो दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस डेवलप यू इवन मोर। तो ऐसे कर करके वो आपका अपने आप डेवलप होता रहता है। एंड बिगेस्ट फैक्टर इज आपका डेली, इवन इफ यू आर इन अ मिशन, आपका कोई ऑपरेशन चल रहा है या आप पीस टाइम में हो, आपकी स्पोर्ट्स टीम लड़ रही है किसी दूसरे बटालियन के स्पोर्ट्स टीम के खिलाफ, आप एक नॉर्मल डाइनिंग पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आप किसी VIP का विजिट ऑर्गेनाइज कर रहे हो या आप ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हो, इन सब चीज़ों में इतना कंटिन्यूस ह्यूमन डीलिंग है। एंड अबाउट दैट आपके जो अंडर लोग हैं वो हर 3-4 साल में तकरीबन 30 to 40% चेंज हो रहे हैं। नए लोग आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं, फिर कुछ पुराने वापस जा रहे हैं, फिर वो वापस आ रहे हैं कई 2-3 साल बाद, और आप भी अलग अलग लोकेशन पे जा रहे हो, अलग अलग पोस्टिंग्स पे जा रहे हो, अलग अलग लोगों से डील कर रहे हो। तो इन अ वे आप मतलब अपनी, जैसे मेरी 22 साल की सर्विस हुई तो कम से कम कुछ नहीं तो मैंने 8 से 9 हज़ार लोगों से तो डील किया है, सीनियर्स टू जूनियर्स एवरीथिंग, और सबकी साइके देखी है इन द वर्स्ट कंडीशंस। सो वर्स्ट कंडीशंस गिव्स आउट योर एक्चुअल साइके, आप छुपा नहीं सकते उसको। जब माउंटेनिंग में भी देखते थे आप कि नीचे नीचे जब तक रहते हैं, बेस कैंप तक पहुंच रहे हैं, सब एक दूसरे से बड़े अच्छे रहते हैं। मैं तुझे स्टूडेंट्स में देखा मैंने, जैसे मैं माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट में था, बहुत अच्छे रहते हैं, जहाँ पे हेल्प नहीं चाहिए वहाँ पे भी हेल्प करने जा रहे हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्टर ऑब्जर्व कर रहा है कि मैं कितना हेल्पफुल हूँ। लेकिन जब हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं, बहुत एक्सट्रीम कैंप्स में जाते हैं ऊपर, सबकी असलियत निकल आती है बाहर। तो वही आर्मी में भी होता है कि आपकी सबकी असलियत आपको देखने को, सबके माइंडसेट देखने को मिलती है, कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है, तो कौन पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है बाकी लोगों को, कौन नेगेटिवली कर रहा है, उसको कैसे हैंडल करना है, उसको साइडलाइन कैसे करना है फॉर सम टाइम जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। तो ऑल दीज थिंग्स यू आर डीलिंग ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस, ऑन अ डेली बेसिस एंड 24 आवर्स। क्योंकि जवान आपके रात के 12 बजे भी कॉल कर सकता है कि साहब मुझे प्रॉब्लम हो रही है, यू कैन नॉट डिनाई हिम द कॉल। तो आप 24 घंटा ऑन ड्यूटी हो इस रीजन से। आप छुट्टी पे गए, आपको वो कॉल करेगा। वो किसी और कंपनी कमांडर को जो टेम्प्रेरी मेरी तरफ जगह देख रहे हैं उसको नहीं कॉल करेगा, वो मुझे ही कॉल करेगा कि साहब मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, इसका क्या करें। तो ये ब्यूटी भी है उसकी और ये टफ पार्ट भी है आर्मी का। दैट इज हाउ वी कंटिन्यूस लीडरशिप ट्रेनिंग चल रही होती है। ओके, तो लेट्स सपोज एज एन ऑफिसर आपने कोई गलती की, तो व्हाट काइंड ऑफ पनिशमेंट डू यू गेट फ्रॉम योर सीनियर ऑफिसर्स? ओके, तो ऑफिसर्स में थोड़ा कोड ऑफ कंडक्ट एक अलग होता है, एक कोड ऑफ डिसिप्लिन अलग होता है जवानों के मुकाबले। जवान की पनिशमेंट फिजिकल हो सकती है, ऑफिसर्स की जनरली फिजिकल नहीं होती है। एक्सट्रीम कंडीशन मतलब बहुत ही बड़ा केस होगा तब जाके उसको कोई जेल की बात करेगा, कस्टडी की बात करेगा।
बट ऑफिसर्स का कैरेक्टर बिल्डिंग इतना स्ट्रॉन्ग होता है बिकॉज राइट फ्रॉम सिलेक्शन टाइम, तो उसकी वजह से वैसी चीज़ें नहीं होती। जनरली ऑन पेपर आपको मिलता है जो भी मिलता है। एंड प्लस डांट मारना भी, मतलब मेरे एक फर्स्ट सीईओ थे मेरे, तो नाम मैं ज़्यादा दूंगा नहीं यहाँ पे बिकॉज थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। बट जो फर्स्ट सीईओ थे मेरे, वो अभी रिटायर्ड है, वो वैसे बड़े प्यारे इंसान थे, गाली कभी नहीं निकलती थी मुझसे। वो बहुत ज़बरदस्त, उनका काम भी बहुत मेटिकुलस होता था, बहुत उनको हमसे भी वैसे ही चाहिए होता था। तो उन्होंने सिर्फ इतना बोल दिया, योगेश दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। ये इतनी मतलब गंदी से गंदी गाली से ज़्यादा हिट कर जाएगा ये। तो वो उतना भी काफ़ी होता था सुधरने के लिए तुरंत ऑन द स्पॉट, और इनफैक्ट मतलब खाने का मन नहीं करता था इतना बोलना भी। तो एक थोड़ा कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ डिसिप्लिन थोड़ा सा एक बहुत अलग सा होता है ऑफिस के अंदर। बहुत आपने एक्सट्रीम कुछ किया जो ऑफिशियली ही करना पड़ेगा एक्शन उसके ऊपर। तो उस केस में जैसे फॉर एग्जांपल आई कार्ड लॉस है, आपका जो आइडेंटिटी कार्ड होता है वो लॉस एक्सेप्टेबल नहीं होता आर्मी में, चाहे जवान हो चाहे ऑफिसर हो। तो उसके ऊपर एक्शन करनी पड़ती है ऊपर ऑफिशियली, तो इतना बोल के नहीं चल जाएगा उसमें। तो उसमें अलग अलग जैसे गवर्नमेंट में होता है वैसे ही आपको लेटर में आपको कन्वे किया जाता है, या तो वार्निंग दी जाती है या काउंसलिंग दी जाती है, विच इज़ अ काइंड ऑफ, आर्मी में इसको बहुत सीरियसली लेते हैं। मैं सिविल गवर्नमेंट से भी डील कर चुका हूँ, उसमें इतना सीरियस इफेक्ट नहीं माना जाता उसको, बट आर्मी में इसको काफ़ी सीरियस माना जाता है बिकॉज काफ़ी इफेक्ट पड़ जाता है आपके फ्यूचर लाइफ के ऊपर। सो दोज आर द थिंग्स, जनरली इट इज़ लिमिटेड टू डॉक्यूमेंट्री काइंड ऑफ पनिशमेंट इन ऑफिसर्स, विद इन ऑफिसर्स। ओके, तो अब मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल इशू पे बात करना चाहूँगा, विच इज़ अभी रिसेंटली लद्दाख में आपको पता ही होगा कि प्रोटेस्ट चल रहा है। तो हाउ मच डू यू एग्री विद सोनम वांगचुक कि 6 शेड्यूल अप्लाई होना चाहिए या वहाँ पे उनको अलग से मतलब यूनियन टेरिटरी होनी चाहिए? मतलब आप इस चीज़ में कितना विश्वास करते हो? और अभी एक और आर्गूमेंट है विच इज़ कि चाइना इंडिया में घुसा है, मतलब विच इज़ मतलब जितने भी जो इस टाइम पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक्सेप्ट नहीं करे इस चीज़ को, ये उन्होंने इतना पब्लिकली नहीं बोला, बट वहाँ के लोग इस चीज़ के बारे में खुल के बात कर रहे हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है या आप क्या सोचते हो इसके बारे में? ओके, पहले तो जो अबाउट 6 शेड्यूल जो लगा है उसके बारे में जो बात चल रही है, तो ये बड़े लीगल चीज़ें होती है, मतलब इसमें कुछ रिक्विजिट्स होते हैं, प्री रिक्विजिट्स जो सेटिस्फाई होनी चाहिए तब जाके होता है। इसको बजाय कि सिर्फ ऐसा पॉइंट देखने की 6 शेड्यूल लाना है कि नहीं लाना है, वो चाहते क्या 6 शेड्यूल में जो बेनिफिट करेगा लद्दाखी लोगों को। अभी फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे लद्दाख में या JNK में, क्योंकि पुराना उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता था 370 हटने से पहले, तो उनको इनकम टैक्स लागू नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ग्रांट पे स्टेट चल रहा है। नाउ चेंजेस तो बहुत सारे ज़रूरी है जो होने चाहिए, और उनका डिमांड मैं ये नहीं करूँगा कि एप्लीकेबल नहीं है या जेन्युइन नहीं है। ऑब्वियसली बहुत रिस्पेक्टेड इंसान है और बहुत ईमानदार इंसान माने जाते हैं, तो उसके हिसाब से उनके डिमांड्स बिल्कुल उसको करने का तरीका क्या होना चाहिए। दिस इज़ अ नेगोशिएबल फैक्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड लद्दाखी पीपल कि शेड्यूल 6 ही ज़रूरी है या कुछ और तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। वाई आर दे आस्किंग फॉर शेड्यूल 6, वो प्रॉब्लम एरियाज़ क्या है और उसके सोल्यूशंस और किस तरीके से निकाले जा सकते हैं। बिकॉज शेड्यूल 6 के कुछ एक इम्प्लीकेशंस है जो नेशनली पड़ता है, मतलब उसका देने का रीज़न मणिपुर वगैरह में जो दिया था उसका रीज़न क्या है और उसकी नेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है। तो ये दूसरा एक हमेशा होता है कि ऐसी डिमांड्स के साथ फिर एक ट्रेंड सेटिंग का डर रहता है कि ये फिर शुरू हो जाएगा, फिर हर कोई इसके बारे में सोचना शुरू करेगा कि हमको भी ये बेनिफिट चाहिए। लद्दाख की डिमांड्स बड़ी जेन्युइन है, उनके प्रॉब्लम एरियाज़ बहुत जेन्युइन है, उनके प्रॉब्लम एरियाज़ है, उनको सॉल्व करना ज़रूरी है। बट आई थिंक गवर्नमेंट इज़ गिविंग इट अ लिटिल मोर टाइम, क्योंकि अभी अभी तो यूनियन टेरिटरी बना था, अभी तो नया गवर्नमेंट सेट होने की चल रही है, नया गवर्नेंस सेट होने की चल रही है। तो बहुत सडन चेंजेस बहुत फास्ट लाने से कुछ गलत चेंजेस ना आ जाए जो आगे फ्यूचर में नॉट ओनली फॉर लद्दाख बट ऑल्सो नेशनली प्रॉब्लम खड़े करें। और सेकेंड पार्ट जो आपने बोला था कि चाइना के बारे में, तो चाइना ये चलता रहेगा, ये तो सीरीज चलती आ रही है। दिस इज़ लाइक IPL जो हर
IPL तो कुछ सालों में होता है, ये हर साल कुछ ना कुछ चल रहा होता है। इतना जो ग्रिम सिचुएशन दिखाई जा रही है, मीडिया का काम है उसको हाइप करना, बिकॉज उसी में मीडिया के रोजगार चलने वाली, वरना लोग देखेंगे नहीं कि भाई वही चल रहा है जो पहले हो रहा था, तो फिर तो क्या देखना उसमें, तो वो न्यूज़ उतनी बड़ी बनती नहीं है। एंड ऐसा भी नहीं कि कुछ हो नहीं रहा, बट आई थिंक इंडियन आर्मी इज़ फुल्ली कैपेबल एंड उसके सही जवाब दिए भी जा रहे हैं। वो कैसे दिए जा रहे, क्या दिए जा रहे, मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकता, बट हमेशा जो होता है, कभी कभी क्या होता है कि आपको कोई ईंट का जवाब पत्थर से बोलता है, तो आपको कोई ईंट मारे तो पत्थर कभी कभी उसके दोस्त को मारना पड़ता है, मतलब आपको किसी और जगह मारना पड़ता है, उसको हिट करना पड़ता है, ठीक है। तो वो चीज़ भी होती है जो चल रही होती है, और उसी हिसाब से जवाब दिया जाता है। तो जवाब भी सही तरीके से दिया जा रहा है उनको। और चाइना का हमको छेड़ने का अलग रीज़न भी है, इट इज़ मोर इकोनॉमिक देन मिलिट्री एक्चुअली। तो उसी तरीके से जवाब भी दिए जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे टेरेन थोड़ा डिफ़िकल्ट है, उनके यहाँ पे टिबेटन प्लेटो है, थोड़ा व्हीकल मूवमेंट, रोड्स बनाना ईजी है, उसको मेंटेन करना ईजी है, हमारे यहाँ पे बहुत मुश्किल है। तो काफ़ी मुश्किल है उस हिसाब से। हमको टेरेन का एडवांटेज है, जब हम वहाँ पे अगर हमने ऑक्यूपाई कर लिया जो टॉप पोजीशंस है जो ऑक्यूपाई करनी चाहिए, तो हमको टेरेन एडवांटेज है। बट वो ऑक्यूपाई करने के लिए जो आर्मी को वहाँ पे पहुँचने के लिए जो टाइम चाहिए, वो थोड़ा रोड टेरेन की वजह से रोड कंडीशंस बनाना, थोड़ा ट्रेन रोड लाना वहाँ पे मुश्किल हो जाता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो दोनों तरफ एक एक एडवांटेजेस है। तो अभी जो चाइना करता है, उसको पता है कि जब हमको इंडक्शन करना है बॉर्डर पे बिकॉज ऑफ टेरेन कंडीशंस, वो हमारे लिए ज़्यादा इकोनॉमिकली महंगा पड़ता है एज़ कम्पेयर टू चाइना। सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूँ तो वो एक इकोनॉमिकली हर्ट करता है हर बार इंडिया को। तो जब चाइना से थ्रेट पैदा होता है तो मोबिलाइजेशन जो होता है वो इकोनॉमिकल हिट भी है हमारे ऊपर। तो बहुत सारे गेम चल रहे होते हैं, ये एक वन सिंगल गेम नहीं होता कि आप आओ और हमारी पोस्ट को ले लो और हम अपनी पोस्ट वापस ले और आपकी भी पोस्ट ले ले। इतना सिंपल सा गेम नहीं होता है, ये काफ़ी अलग इंटेंशन से और बहुत हायर इंटेंशन से हायर लेवल पे चल रहा होता है। बट मैं जितना बता सकता हूँ, जितना मैं जानता हूँ, अभी तो मैं रिटायर्ड हूँ, बट जितने भी देर वहाँ पे रहा हूँ और जो सुनने में आता है थ्रू पीपल हु आर ऑन द ग्राउंड एट ग्राउंड ज़ीरो, उस हिसाब से उनको सही जवाब मिल रहा है, उनको जो मिलना चाहिए, कभी कभी तो उससे ज़्यादा भी मिल रहा है। जो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। तो नथिंग टू वरी एज ऑफ फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो अब इफ़ आई टॉक अबाउट अग्निपथ स्कीम, ठीक है, विच एम्स टू रिक्रूट सोल्जर इन द आर्मी, नेवी और एयर फोर्स ऑन अ शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 4 years, बट देर आर फ्यू और मैनी आर्म्ड फोर्स एस्पिरेंट्स who are not very happy with this। उनका ये है कि एटलीस्ट 5 साल का होता तो ज़्यादा बढ़िया होता, या उससे ज़्यादा का होता। तो आपके क्या विचार है इसके ऊपर? ओके, अभी मुझे 4 महीने पहले पूछते तो मैं बोला भाई ये मत पूछो, मैं इसमें, बट अभी थोड़ा मैं खुल के बोल सकता हूँ। तो मैं देखो, मेरे हिसाब से तो ओवरऑल कंसेप्ट जो है, एक थोड़ा सा इकोनॉमी उससे जुड़ा हुआ है, ओवरऑल कंसेप्ट जो है बढ़िया था, बट थोड़ा सा मेरे हिसाब से तो इम्प्लीमेंटेशन गलत हुआ है। बिकॉज जो फाइटिंग जवान है, जो फाइटिंग जवान होता है ना, वो इमोशन पे लड़ता है, वो पगार पे नहीं लड़ता। वो आर्मी पगार पे नहीं चलती, आर्मी जो अपना काम कर रही है वो पगार पे नहीं कर सकती, उसको इमोशन चाहिए। तो इमोशन के लिए थोड़ा ये जो फाइटिंग जवान है वो इस शॉर्ट टर्म में होना, आई डोंट फाइंड इट प्रूडेंट। मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से कुछ एक ऐसे ट्रेड्स है जिनका काम मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव है, तो उसको 100% भी इस तरीके का करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कॉन्ट्रैक्चुअल इन द सेंस 4 साल या 5 साल के हिसाब से, उनको कॉन्ट्रैक्चुअल कर दो। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ डोंट गेट द सेम पे एज जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, और साथ में उनका पेंशन का नहीं होता, ठीक है। तो उस हिसाब से और जॉब्स क्रिएट होते अगर कॉन्ट्रैक्चुअल होते, तो क्योंकि आपकी पे लेवल कम हो जाएगी तो आप ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे भी सकते हो, ज़्यादा एफिशिएंटली काम हो भी सकता है। एंड शॉर्टेजेस तो है ही, एनी सर्विसेज फॉर दैट सेक, डिफेंस सर्विसेज से लेके सिविल सर्विसेज में सब में शॉर्टेजेस तो है। सो एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट्स और जॉब्स could have been a better solution economically also and for the army to function in the way it is supposed to function, because army में just बंदा खड़ा होना किसी पोस्ट पे
या वो किसी पोस्ट पे दुश्मन के चल के जाना जीतने के लिए या हारने के लिए काफ़ी नहीं है। इस हिसाब से लड़ाई नहीं होती है। जैसे आपने मूवी देखी है केसरी, तो केसरी मूवी में वो 13 लोग थे और अटैक करने वाले 1000-2000 जो भी थे अफगानिस्तान थे। वहाँ पे नंबर्स आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। वो 13 लोग उनको होल्ड कर पाए 1 दिन या 2 दिन के लिए, क्योंकि उनमें वो इमोशन भरा हुआ था। ठीक है, तो इमोशनल पार्ट बहुत स्ट्रांग होता है और उसमें बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग चाहिए बिटवीन ईच अदर। उस हिसाब से आई थिंक अग्निवीर इज नॉट अ गुड स्कीम फॉर फाइटिंग सोल्जर्स एटलीस्ट, जिनको डायरेक्ट फाइट में इन्वॉल्व होना। सो दिस इज व्हाट माय सजेशन वुड बी कि इट शुड हैव बीन मोर अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट्स एंड नॉट 4 year 5 years दिस थिंग। आप किसी को पूरा टैलेंट क्रिएट कर रहे हो, आप उसको ट्रेन कर रहे हो, उसके बाद जब वो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ज्वाइन करता है उसमें आप ग्रूम भी कर रहे हो, बिकॉज ट्रेनिंग जस्ट आपको 20% सिखा रही है। कोई भी हो, माउंटेनियरिंग हो, आप कॉलेज में इंजीनियरिंग सीख रहे हो, ठीक है, आप आर्मी की ट्रेनिंग ले रहे हो, आपको 20% ही सिखा रहा है, बाकी तो आप ऑन द जॉब सीखने वाले हो जो असली है। तो 4 साल एक वेल ट्रेंड बंदे को छोड़ के वेस्ट कर देना इज समथिंग आई डोंट एग्री विद। उससे अच्छा अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव को करो और उनको कंटिन्यू करने दो जब तक वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्चुअल को हैंडल करना भी बहुत काफ़ी ईजी होता है, उनसे काम निकालना ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू परमानेंट गाय। ठीक है, मैं आर्मी की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं जनरल सरकार की बात कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से भी आपको एक एडवांटेज मिलता है और साथ साथ में आपके इकोनॉमिकली जो आप करना चाहते हो चेंजेस जो कि वैलिड है, तो वो भी साथ में चेंजेस कर सकते हो। सो दैट इज़ व्हाट आई फील अबाउट द अग्निवीर स्कीम की, ये चेंजेस आ सकते हैं। बेसिकली यू आर ट्राइंग टू से अगर इसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन अगर किए जाते और बेहतर तरीके से तो ये और बढ़िया स्कीम हो सकती थी, बहुत बढ़िया स्कीम हो सकती थी। हमको जो प्रेजेंट सेटअप है उसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे कुछ सफाई कर्मचारी होते हैं। अब आर्मी में इशू क्या आता है कि अभी जैसे मैं कोई पोस्टिंग है किसी यूनिट की पुणे में, तो उसको यूनिट के अंदर नाई भी चाहिए होता है, लेकिन बार्बर भी चाहिए होता है, आपका सफाई कर्मचारी भी चाहिए होता है, सब कुछ चाहिए होता है। तो आप देखते हो परमानेंसी कि अगर इसके अंदर ये जो बार्बर है यही मुझे फील्ड में भी लेके जाना है, जम्मू कश्मीर में या एल्टीट्यूड में, अगर मैं सियाचिन में जा रहा हूँ, तो वहाँ पे सिविल कोई आएगा नहीं जो कॉन्ट्रैक्चुअल होगा, जबकि वैसी कंडीशन है नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक बनिया चलता है हर एक यूनिट के साथ, जो तकरीबन लाइफ टाइम उस यूनिट के साथ अटैच रहता है। तो मैंने जो लेफ्टिनेंट में देखा था 20 साल पहले, वही आज तक भी चल रहा है। तो वो तो हमारे साथ सब जगह आ जाता है, बिकॉज उसका एम्प्लॉयमेंट है, वो उसके लिए वो कमाई है। तो उस हिसाब से आई थिंक पीपल विल, वो मेजर कंसर्न होने की वजह से परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की बात चलती है आर्मी में, विच आई डोंट थिंक विल बी अ प्रॉब्लम। आप जहाँ जाओगे वहाँ पे, और आज के डेट में जम्मू कश्मीर वगैरह सब जगह आपको मिल ही जाता है अगर आपको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ऐसी चाहिए। सो आई वुड से ट्रेडमैन एंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब रिलेटेड लोग होते हैं, these are the ones we can target to bring into this kind of contractual thing. Yeah. Okay, तो without revealing any sensitive information, आप अपने कुछ स्टोरीज कुछ शेयर कर सकते हो which are related to your missions, जो जिनका आप हिस्सा रहे हो। अभी मैं 2 बताऊंगा जो एक्शन से थे, और एक बताऊंगा जो मतलब अलग है, वो एक्शन नहीं है प्रॉपर। एक हमारा जब हमारा बटालियन कहीं था और वहाँ से कहीं पे J&K, विद इन J&K हमको शिफ्ट किया गया था, बिकॉज एक पर्टिकुलर इलाका था जहाँ पे सिंस इंडिपेंडेंस फौज परमानेंटली नहीं थी, कभी कभार आके पेट्रोलिंग करके जाती थी। और वहाँ पे मिलिटेंटों ने अपना गढ़ बना रखा था, जो टेररिस्ट थे उन्होंने अपना गढ़ बना रखा था। मतलब वो लिटरली मार्केट के अंदर टेनिस खेलते थे। तो इनएक्सेसिबल एरिया था, थोड़ा रोड इतनी अच्छी नहीं जाती थी वहाँ पे जो हेडक्वार्टर तक, उसके आगे तो पूरा पैदल ही था, जो भी जाना, पहाड़ी इलाका था थोड़ा। तो उसके अंदर वो कोर्ट वही चलाते थे टेररिस्ट, जो टेनिस वगैरह खेलते थे मार्केट के अंदर। इस हद तक उनका डोमिनेशन हो रखा था। तो उसको सॉर्ट करने के लिए हमारे बटालियन को वहाँ पे भेजा गया था। और वहाँ पे जब जाने वाले थे, हमको एक्सपेक्टेड था, क्योंकि बहुत सारे टेररिस्ट थे वहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त हाइडआउट्स मिलते हमको बाद में, मतलब लिटरली जो ज़मीन के अंदर बना रखे हैं। एक हाइडआउट में बताता हूँ, जो हम लोग डेली वहाँ पे, डेली तो नहीं मतलब हर
4-5 दिन में एक बार जाके कभी वहाँ से पेट्रोलिंग जाते थे या कभी वहाँ पे एम्बुश लगाते थे, मतलब बैठे होते थे वहाँ पे रात के टाइम पे या आधी रात या पूरी रात। और हमको कभी रियलाइज़ नहीं हुआ कि हम जहाँ पे बैठे हैं उसके नीचे एक एंट्रेंस है एक हाइड आउट का, अंडरग्राउंड हाइड आउट का। ये 4-5 महीने बाद जब किसी ने दिखाया हमको, तब हमको समझ में आया कि हम इसके एंट्रेंस पे बैठते थे, बट इतना अच्छा कंसील था कि पता नहीं लगता था यहाँ पे हाइड आउट है। तो उसके अंदर वुडन लाइनिंग थी पूरी, जैसे 5 स्टार होटल में होती है, प्रॉपर वुड की बनी हुई लाइनिंग थी अंदर, प्रॉपर टीवी लगा हुआ था, डिश एंटीना साइड में रखा हुआ था, शायद जब वो हाइड आउट में रहते होंगे तब ऊपर लगा देते होंगे, नहीं तो मतलब पूरा लग्जरी टाइप हाइड आउट था वो। इतने बढ़िया बढ़िया हाइड आउट वहाँ पे होते थे। तो हमने सोचा कि मिलिटेंट का गढ़ है, तो सबसे पहले ऑपरेशन में वहाँ पे, इससे पहले कि सारी गाड़ियाँ आए जो सामान लेके और बाकी पूरी जो ट्रुप्स है उनको लेके आ जाए, उससे पहले एक छोटी पार्टी जाए और जो एक ऐसे 2 पहाड़ थे जो 2 तरफ से उस एरिया को जहाँ पे हमने हेडक्वार्टर सेटअप करना था उसको डोमिनेट करते थे, उसके ऊपर उनका ऑब्जर्वेशन ऑफ फायर आ सकता था उस टॉप से। तो ऐसे रिज लाइन थी, बोला कि पहले इस रिज लाइन को हम लोग कवर करते हैं और फिर बाद में गाड़ियों को बुलाते हैं। तो उसमें दोनों तरफ से 2 पार्टियाँ गई थी, जिसमें एक पार्टी में मैं था। और वहाँ पे जब आए थे तो एक पॉइंट था हमारा मिलने का। उस पॉइंट पे जो दूसरी तरफ से पार्टी आ रही थी, उन्होंने देखा कि 5 मिलिटेंट नमाज पढ़ रहे हैं। तो उनका जो लीड कर रहा था वो एक वहाँ पे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप होता था SOG करके, जो पुलिस से आते थे। वो बेसिकली सरेंडर टेररिस्ट होते थे, क्योंकि उनको टेररिस्ट का मेथड पता होता था, सब कुछ पता होता था, तो उनको पुलिस में टेम्परेरी भर्ती करते थे। और वो लीड कर रहा था क्योंकि वो इलाके को जानता था, हमारे लिए इलाका नया था। तो उसने या तो जानबूझ के या फिर डर के, क्योंकि इनका थोड़ा बहुत कनेक्शन तो रहता ही है टेररिस्ट के साथ, सरेंडर टेररिस्ट हो गए और थोड़ा बहुत कनेक्शन रह ही जाता है, तो या तो जानबूझ के या उसने डर के मारे उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया टेररिस्ट टेररिस्ट करके। तो टेररिस्ट टाइम से पहले अलर्ट हो गए। अगर वो अलर्ट नहीं होते तो ऑपरेशन इतना बढ़िया गया था कि वहाँ पे पहुँचने तक उनको पता नहीं लगा था कि हम आ रहे हैं। तो हमारे जो जवान है वो बराबर उसको एम्ड फायर लेके 5 को गिरा देता है। तो इसने चिल्लाने की वजह से वो जो हुआ, बट पहाड़ों में क्या होता है, डायरेक्शन नहीं पता चलती आवाज़ों की, किस तरफ से आ रहा है, घूमती आवाज़। तो टेररिस्ट ने कैसे तो हमको देख लिया, हमने अब तक उनको देखा नहीं था, ऑपोजिट पार्टी ने देखा था, हमने नहीं देखा था। तो टेररिस्ट ने जब फायर किया हमारे ऊपर, उस पार्टी ने टेररिस्ट पे फायर किया और टेररिस्ट ने हम पे फायर किया। ऐसे लव ट्रायंगल बन गया एक, नहीं है तो फायरिंग ट्रायंगल बन गया वो, कि वो सब एक अलग अलग पे फायर कर रहे हैं। तो उन्होंने हम पे फायर किया, हमको पता नहीं कहाँ से आ रहा है। तो पहली बार जब आर्ड लिया था मैंने, तो आर्ड लेते ही मेरे यहाँ पे पत्थर था, वो पत्थर पे यहाँ पे 3-4 गोलियाँ लगी, मतलब 2-3 इंच का फ़र्क होगा बस, थोड़ा इधर और फिर मैं ये कहानी नहीं सुना रहा होता। तो यहाँ पे वो पत्थर पे लगी और शायद वो पत्थर का चिप या पता नहीं बुलेट टूट के उसका कोई चिप कान पे सिर्फ लग के चला गया। तो मुझे लगा था कि वो मेरा फर्स्ट एवर डायरेक्ट एक्चुअल फायर को ये था, इंट्रोडक्शन था। तो मेरा मतलब एज अ लेफ्टिनेंट, एज एन ऑफिसर मेरा उद्घाटन हो रहा था बेसिकली, तो पहली बार फायर में जाके। तो वो चिप लगी थी, तो मुझे लगा कि मैं गोली लग चुकी है कहीं, तो यहाँ पे कहीं तो लग चुकी है। तो उसके बाद तो टाइम तो होता नहीं सोचने का, जैसे मैंने बताया 15 सेकंड 1 मिनट की सब बात होती है। तो उसके बाद फिर रियलाइज़ हुआ कि मैंने आड़ गलत तरफ से ली है, जिस तरफ से फायर आ रहा है उसी तरफ मैं पत्थर के उसी तरफ चला गया। फिर पीछे की तरफ आते आते वो दिखाई दिए कि कहाँ पे है। और फिर मेरे एक सीनियर लीड कर रहे थे कॉलम को, तो फिर बाद में हुकुम वगैरह पास हुए और फाइनली उन टेररिस्ट को गिराया गया। एक छूट के निकला था उसमें से, अगर वो चिल्लाता नहीं तो वो भी नहीं निकलता, बट फिर 4 टेररिस्ट को गिराया गया और वो एक सक्सेसफुल ऑपरेशन था एंड विदाउट एनी कैजुअलिटीज फ्रॉम आवर साइड, ऑन आवर साइड। तो बहुत बढ़िया ऑपरेशन हुआ था। वो पहली बार था जब मुझे फर्स्ट टाइम अपने ऊपर आती हुई बुलेट का ये महसूस होता कि क्या फीलिंग आती है। और पता नहीं कैसे मैं कई बार होता ना कि आप जैसे आप ट्रैकिंग के लिए जा रहे हो, तो कई बार वो कितना भी फिट हो, आप फिटनेस बहुत 10 किलोमीटर भी दौड़ते हो, एक डाउट सा रहता है जब ट्रैकिंग पे मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। या आप कहीं पे बहुत मुश्किल एरिया में जाने वाले हो, जहाँ पे बहुत पतली रिज के ऊपर चलना है, फॉल बहुत बड़ा होने वाला है, तो मुझे डर तो नहीं लगेगा वहाँ पे जाके, बाकी सब लोग देख रहे होंगे, 4-5 लोग चले जाएंगे, मैं डर के मारे ना रुक जाऊँ, ये डाउट हमेशा रहता है। तो वही डाउट मुझे भी था उस इनकाउंटर से पहले कि जब पहली बार बुलेट फेस करूँगा तो क्या फील होगा मुझे, क्या मैं डर जाऊँगा, क्या मैं शॉक हो जाऊँगा, क्या मैं फ्रीज हो जाऊँगा, या मैं काम रहूँगा, डिसीजन लूँगा नहीं लूँगा।
वो उस टाइम पे थोड़ा क्लियर हो गया कि तकरीबन एक 2 सेकंड का शॉक का टाइम था जहाँ पे सडनली रियलाइज़ हुआ, मतलब आप चल रहे हो, कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो, और धर धर आपके ऊपर फायर आना स्टार्ट हो गया। और बहुत केओस होता है उस टाइम पे, पता नहीं चलता कौन अपना कौन क्या है, सब एक साथ चल रहा होता। तो वो जो हुआ तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि 2 सेकंड के बाद जो मेरे में कामनेस थी वो बिल्कुल सुपर काम थी, जैसे मैं अभी बैठा हूँ और बात कर रहा हूँ वैसे ही सुपर काम हो गया था, और तुरंत एक्शन क्या करनी है इसके बारे में सोच रहा था। सो दैट प्रूव दैट समबडी हैज ट्रेन्ड मी वेल। उसके बाद फिर जो था सेकंड वाला तो इतना नहीं था, उसमें बेसिकली कहीं से फायर आया था, किसी और पार्टी पे वो फायर कर रहे थे और इंटरनल फायरिंग चल रहा था, बट बुलेट्स हमारे ऊपर से जा रही थी, हमारे डायरेक्शन में आ सकती थी, और हमको पता नहीं था एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कहाँ से ये चल रहा है। उस टाइम पे एक चीज़ बड़ी अच्छी मैंने देखी और बहुत मेरे लिए इमोशनल चीज़ थी वो, कि जैसे वो फर्स्ट फायर आया था और हमारे ऊपर क्या होता है, बुलेट जब फायर होती है ना, तो आप जो मूवीज़ में नाम आवाज़ सुनते हो बुलेट फायर होने की, जो ठो ठो करके आवाज़ आती है, दर 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 ऑटोमेटिक फायर की आवाज़ आती है, तो वो वहाँ पे गन एंड पे आ रही होती है, जहाँ पे जो फायर कर रहा है उसके राइफल एंड पे आ रही होती है। आपके ऊपर से जब बुलेट गुजरती है तो एक बहुत छोटी सी, जैसे आप चुटकी बजाते हो वैसे पिटिक करके एक आवाज़ निकल जाती है, तो आपको रियलाइज़ होता है कि मेरे नज़दीक से जा रहा है, और वो कितना नज़दीक से जा रहा है वो भी स्लाइटली अंदाज़ा रहा था। तो वो हमारे ऊपर से जस्ट ऊपर से जा रही थी। तो पहली चीज़ होनी चाहिए कि आप किसी पत्थर पेड़ के पीछे आप आड़ लो। तो जब मैं वो करने गया तो मेरे 4 जवानों ने मुझे घेरा, जो मेरे साथ आगे पीछे चल रहे थे, 2 आगे 2 पीछे, उन्होंने मुझे घेर लिया। तो मेरी एक थोड़ी ख़राब आदत थी कि मैं बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनता था कभी, तो क्योंकि मुझे गर्मी से बहुत प्रॉब्लम है और उसमें बहुत गर्मी होती थी। मुझे ठंड में -40 में डालता था, लेकिन गर्मी में बहुत प्रॉब्लम है, तो मुझे गर्मी नहीं चाहिए थी। तो मैं, और मुझे लगता था कि मूवमेंट में भी दिक्कत करता है बुलेट प्रूफ जैकेट, तो मैं नहीं पहनता था उसको, बहुत डांट पड़ी उसके लिए मुझे, बट मैं फिर भी नहीं पहनता था। तो वो पहने हुए थे, उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया, मतलब बेसिकली उन्होंने एक शील्ड बना ली अपने खुद के बॉडी की कि साहब को गोली ना लगे। तो दे वर पुटिंग देमसेल्व्स एट रिस्क फॉर दैट, विच वॉज अ वेरी वेरी इमोशनल थिंग, एंड विच इन अ वे वॉज अ सर्टिफिकेट, मेरे लिए एक सर्टिफिकेट था कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। क्योंकि जवान जो है, जिसका मैं फैमिली मेम्बर नहीं हूँ, रिलेटिव नहीं हूँ, दोस्त नहीं हूँ, वो ये फील कर रहा है कि मुझे प्रोटेक्ट करना है, मतलब मैं थोड़ा ठीक ही कर रहा हूँ, मैं अपनी कमांड और लीडरशिप मेरी ठीक चल रही है। दैट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी, एंड ऑब्वियसली उन जवानों के लिए जो ये सोच सकते हैं कि मतलब तब मुझे समझ में आया कि जो वैल्यू है एक इंडियन आर्मी के जवान की, दैट इज़ मच बियॉन्ड व्हाट ही कैन किल, व्हाट ही कैन डू, हाउ मच एफर्ट ही कैन पुट इन, उसके बहुत आगे की वैल्यू है इंडियन आर्मी। और ये मेरे ख्याल से जितना मैंने सुना है और देखा है, जो बाकी लोगों के भी एक्सपीरियंसेस खुद देखा है यूएन मिशन में इंटरनेशनल आर्मीज़ को, आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी यूनिक अबाउट इंडियन आर्मी। ये इंडियन आर्मी में बहुत अलग चीज़ है, बहुत अलग ही एक इमोशन है, और इसलिए मैं बोला इमोशन पे चलती है इंडियन आर्मी, जो कि मतलब उसका कोई ना प्रमोशन होना था उससे, ना उसको कोई पे बेनिफिट मिलनी थी, ना उसकी नौकरी बचनी थी या जानी थी, कुछ भी नहीं होना था उससे। दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट इंडियन आर्मी इथोस इज अबाउट। सो दैट वाज अनदर थिंग। और तीसरी चीज़ मैंने थोड़ी सी मेरी तरफ से काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो दिस इज़ नॉट अबाउट कि मिलिटेंट टेररिस्ट एक्शन वगैरह नहीं था इसमें। तो हम लोग एक पोस्ट पे थे, और पोस्ट के आगे एक 150 मीटर पे एक घर था, बड़ा छोटा सा घर था उनका। तो वहाँ पे एक बूढ़े बाबा जी रहते थे, चाचा थे बोलते थे हम लोग उनको। उनकी एक बड़ी सुंदर बेटी थी, जिसकी मतलब 18-19 साल की होगी। वहाँ पे वो शादी के बराबर की उम्र मानी जाती है, मतलब लेट ही हो गई थी इनफैक्ट। उसका भाई था और बहू, भाई की बीवी थी और बच्चे थे, ये रहते थे वहाँ पे। तो जब मैं इनिशियली गया तो बड़ी खबर मिली कि साहब ये, और हमारा पहाड़ ऐसा था कि जाना हमने उस घर से ही है, जो भी पेट्रोलिंग निकलनी है उस घर से जाना ही पड़ता था, बाकी सब जगह बहुत स्टीप था, खड़ी चढ़ाई थी। तो बोले कि साहब इनके पास रेडियो सेट है और ये खबर देते हैं टेररिस्ट को हमारे मूवमेंट की। तो अब वहाँ पे तभी इंडियन आर्मी को अथॉरिटी है अभी भी, मतलब कि हम सर्च कर सकते किसी घर को। तो हम जाते थे वहाँ, मैंने बोला ठीक है एक बार सर्च करते, रेडियो सेट मिलता नहीं मिलता। पूरे घर को उल्टा पुल्टा कर दिया, सब कुछ देख लिया, रेडियो सेट नहीं मिला। तो मैं बोला जवानों को सेटिस्फाइड अभी, बोले हाँ सब ठीक है। तो उसके बाद रूटीन चलता रहा। फिर 2 महीने बाद जवान फिर वापस पीछे पड़ गए, बोले नहीं साहब कुछ तो है, कुछ तो है। तो मैं चलो एक लास्ट फाइनल सर्च मारते हैं, अगर तब तो शायद उन्होंने एक्सपेक्ट किया होगा
अब शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, तो सडन सेकेंड सर्च एक्सपेक्टेड नहीं होगा, सरप्राइज करते हो। किया फिर भी नहीं मिला, बोला अब ठीक है, बोले हाँ सब ठीक है अभी, मेरा अब दोबारा नहीं बोलना, अब एस्टेब्लिश हो गया। तो उसके बाद फिर वो जो चाचा थे, वो चाचा बोले कि साहब क्यों तंग कर रहे हो हमको। बोले देखो हमारी डाउट है, सेफ्टी का मामला है, सिक्योरिटी का मामला है, ऑपरेशंस का मामला है, तो करना तो पड़ेगा। तो मैंने जाते तो उनसे माफ़ी भी मांग ली कि आपको दिक्कत कर दी। मैंने जवानों को बोला जो कुछ इधर उधर आपने उठाया वो वापस जगह पे रख के जाओ, उनको पूरा मेहनत उनसे नहीं करवानी। तो वो सब कराया, तो वो उनको अच्छा लगा कि ये सब ठीक ठाक करके बिल्कुल इमोशन के साथ माफ़ी मांगते हुए अफसर जा रहा है। और 3-4 दिन बाद वो मुझसे मिलने आए। और उसके बाद लगातार अब क्या होता है, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है इंटेलिजेंस। खबर जिसके पास पहले है, अगर टेररिस्ट के पास पहले है तो वो सक्सेस ले जाएगा, वो आपको मार के जाएगा। अगर खबर आपके पास पहले है तो आप टेररिस्ट को मारोगे। तो खबर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो इंटेलिजेंस बोलते हैं हम लोग। तो इंटेलिजेंस के लिए आपको बहुत लोगों से बात करना पड़ता है, और कंपनी कमांडर वहाँ पे एक सरपंच की तरह बन जाता है। लोग आते हैं आपके पास, गाँव के लोग, वो एक दूसरे के बारे में ख़राब चीज़ें सुनाते हैं, बहुत सुनाते हैं, और कुछ भी चीज़ होगी उसका टेररिस्ट से कोई संबंध नहीं होगा, बट आपको सब सुनना है। ऐसे कई बार हम लोग पूरे पूरे दिन सुनते रहते थे। कोई एक आ रहा है, वो कुछ भी बोले जा रहा है, साहब इसकी बीवी का उसके साथ चक्कर है, ये इसको मारता है, ये ऐसे होता है, ये मेरी ज़मीन पे कब्जा कर रहा है। आपका उसमें कोई संबंध नहीं है, आप लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं, बट आप सुनने जा रहे हो। उसी में कोई एक चीज़ निकल आएगी जो आपको फाइनली लिंक दे देगी आगे परस्यू करने के लिए, जहाँ से इंटेलिजेंस निकल आएगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती थी। तो चाचा जी भी आते थे कभी बात करने, और मेरा एक अलग टेंट था जिसमें हर एक से इंडिविजुअली बात करता था। अगर फैमिली भी आई तो हर एक से अलग बात करूँगा। तो उनके साथ बात चल रही थी मेरी, और मैंने उनको ऐसे ही मजाक में मैंने पूछा कि बोला चाचा जी एक बात बताओ, कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर, वो इंडिया में होना चाहिए पाकिस्तान में होना चाहिए? तो बोले कि नहीं साहब, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान बहुत बढ़िया साहब, हिंदुस्तान में होनी चाहिए। मैं चाचा जी को बोला खुल के बताओ, ठीक, तो आपको कोई ये मत सोचो कि मैं इंडियन आर्मी का हूँ, हिंदू हूँ, क्या हूँ, कुछ मत सोचो, बस आप खुल के बताओ। तो बोले जनाब पाकिस्तान में होनी चाहिए। तो मैं बोला हाँ ऑब्वियसली, वो मुस्लिम इस्लाम पे वो कंट्री बनी है, आप भी मुस्लिम हो तो आपको फीलिंग होना नॉर्मल है। बोले नहीं साहब, इस्लाम का इसमें कोई खेल नहीं है, इसमें कोई मतलब नहीं है, तो वो उसका कोई संबंध नहीं है। ना फिर क्यों पाकिस्तान में होना चाहिए, ऐसा क्या है, इकोनॉमिकली बेटर है क्या है? तो बोले कि तब ये मतलब तकरीबन 2006-7 की बात है, तो पाकिस्तान की उतनी बुरी हालत नहीं थी जितनी अब है। तो बोले साहब वो बात नहीं है, देखो ये सियासी खेल है जो चल रहा है, ठीक है। और उन्होंने एक बड़ी सही चीज़ बोली थी, और जो मैं अभी बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ, और मैं कई बार बोल चुका हूँ ये चीज़ दोस्तों में या किसी डिस्कशन में भी ऑफिशियली, कि टेररिज्म बेसिकली एक बिजनेस है। टेररिज्म इज नथिंग टू डू विद रिलीजन। जितना मैंने समझा और देखा, टेररिज्म का रिलीजन से कोई संबंध नहीं है। बेसिकली बहुत ज़बरदस्त बिजनेस मॉडल है, जो मतलब टॉप ऑफ द वर्ल्ड मॉडल है वो, उसके जैसा मॉडल और कोई नहीं है, ठीक है। ओसामा बिन लादेन आप देख लो, अगर बिजनेस करता, नॉर्मल कोई बिजनेस करता, तो शायद अफगानिस्तान में पहचाना जाता, सऊदी में पहचाना जाता, ठीक है, थोड़े बहुत उसका सर्कल पहचानता उसको। आज पूरी दुनिया जानती है। यूएस प्रेसिडेंट उसको नींद नहीं आती होगी सोच के कि ओसामा बिन लादेन क्या करने वाला है। तो ये जो बिजनेस उसने क्रिएट किया, ये एम्पायर जो क्रिएट किया, देखो आपने कैसे दुनिया को हिला के रख दिया। तो पावर देखो आप उसके अंदर, तो वो एक मैं मानता हूँ। तो उन्होंने वो बोला था कि साहब ये तो सियासी खेल है और ये तो इनका धंधा है, तो उसमें तो वो चलता रहेगा कि क्या चीज़ है। बोले साहब हम आम आदमी हैं, हमको इतना पता है कि अगर हम हिंदुस्तान में रहेंगे तो पाकिस्तान ऐसे टेररिस्ट जैसे लोगों को भेजते रहेगी। और मैं एक चीज़ बताता हूँ जो कंट्रोवर्शियल हो सकती है, उन्होंने बताई थी मुझे, बिल्कुल जितना हो सके उतना मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ, वर्बेटम तो नहीं बोल सकता बट एग्जैक्ट बता रहा हूँ। बोले साहब जो आप यहाँ पे फौज नहीं थी, अभी आपकी पोस्ट आ गई है और कई सालों से नहीं थी यहाँ पे, तो हमारा जो घर पड़ता है वो एक वैली से दूसरे वैली में क्रॉस करने वाले पास पे पड़ता है। तो ये टेररिस्टों का रूट होता था अंदर मेन कश्मीर में जाने के लिए, तो हमारा घर उसी में पड़ता था। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं हर एक गांव में जिनको हम बोलते हैं OGW, ओवरग्राउंड वर्कर्स। उनका काम होता है टेररिस्ट की मूवमेंट्स को हेल्प करना, कोऑर्डिनेट करना उस गांव के अंदर। तो वो देखते कौन से घर में अच्छी लड़की है, कौन से घर में मुर्गी है, अभी मुर्गी वहाँ पे सोने के बराबर है,
इतनी वैल्यूएबल है काफ़ी, कौन से घर में लड़की है, सुंदर मुर्गी है, उस घर में टेररिस्ट को ले जाएंगे। तो बोले साहब आपको क्यों लगता होगा कि ऐसे टेररिस्ट आते होंगे और हमारी बेटी, बहू, माँ, इनके साथ अंदर रहते होंगे और हमको ही बाहर वॉच देना है, जब वो हमारे साथ उनके साथ कुछ हरकत कर रहे हैं तब हम ही को वॉच देना है कि इंडियन आर्मी आ रही कि नहीं आ रही। आपको लगता है ये हमको अच्छा लगता होगा, ठीक है। तो मैं बोला वो तो ठीक है, बट फिर फाइनली क्या आपको क्यों इसमें चाहिए? तो बोले साहब जब तक हम हिंदुस्तान में हैं, पाकिस्तान ऐसे लोगों को भेजता रहेगा, ये पाकिस्तान वो सब कर सकता है। अगर हम पाकिस्तान में होते तो हिंदुस्तान ऐसा नहीं करती, तो हम अपनी ज़िंदगी चैन से जी सकते, हमको डिस्टर्बेंस नहीं होता। वो आप सियासी खेल, आपका मिलिट्री जो भी चलता रहेगा आप करते रहो, बट हमको डिस्टर्ब नहीं होता और हमें अपनी ज़िंदगी जीने का मौका मिलता। दैट इज़ द सेंटिमेंट ऑफ व्हाट हैज़ कम अप नाउ आफ्टर आर्टिकल 370 में। ये जश्न क्यों हो रहा है? बिकॉज एक तो सर्टनटी मिल गई, अभी तक तो अनसर्टनटी, पाकिस्तान में जाएंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, हिंदुस्तान में रहेंगे, अब हो गया हिंदुस्तान का हिस्सा है, दैट्स इट। सर्टनटी हो गई लोगों की लाइफ में कि अब ये हमारा स्टेटस है। दूसरा चीज़ कि अब जैसे मिलिटेंसी कम होती है तो लोग अपनी लाइफ जी सकते हैं, जो सब सिटीज़ में होता है वही लाइफ वहाँ पे भी हो सकती है। अब हम जैसे रूल लगा देते हैं वहाँ पे कि 7 बजे के बाद आप बाहर मत निकलो, सब गाँव घर के अंदर कोई बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि आइडेंटिफाई करना मुश्किल है सिविल कौन है, टेररिस्ट कौन है। टेररिस्ट को टॉर्च मार के तो नहीं देख सकते ना, वो तो आपको टॉर्च पे फायर कर देगा वो, तो आपको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। तो अगर आप निकल भी रहे हो तो टॉर्च के साथ निकलो, क्योंकि टेररिस्ट टॉर्च नहीं यूज़ करेगा। तो ये तरीके होते, तो रेस्ट्रिक्शंस बहुत लगते थे, एक नॉर्मल लाइफ जी नहीं पा रहे थे वो लोग। तो ये वो एक जो एसेंस उन्होंने बोला कि पाकिस्तान ही हरकत करता रहेगा, और अगर हम पाकिस्तान में होते तो हिंदुस्तान ही हरकत नहीं करता। दिस स्पीक्स अबाउट आवर कंट्री ऑल्सो, अबाउट अ कल्चर ऑल्सो, अबाउट अ माइंडसेट ऑल्सो। गवर्नमेंट से लेके मिलिट्री से लेके हर एक का माइंडसेट की बात करता है, एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट कि ऐसे काम हम नहीं करते, ये गारंटी उनको थी। सो दैट इज़ द एसेंस कि दे वर नॉट अबाउट पाकिस्तान, इंडिया या इंडिपेंडेंस, उनका एक ही था कि भाई हमको जीने दो, नॉर्मल ज़िंदगी जीने दो। सो दैट इज़ द सेंटिमेंट दैट आई फाउंड ओवर देयर, सो दैट आई फाउंड इंटरेस्टिंग टू शेयर। I want to discuss about the importance of mental health from your perspective, कि mental health आपके लिए कितनी important है, और जब आप इंडियन आर्मी में थे तब कौन कौन से प्रोग्राम्स या कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाए जाते थे फॉर द बेटर हेल्प, फॉर द बेटर मेंटल वेलबींग? ओके, एज फार एज इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ इज कंसर्न, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज़ वही है। फिजिकल हेल्थ इज़ वे सेकेंडरी। इनफैक्ट आपकी फिजिकल हेल्थ बन ही नहीं सकती अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। आप वर्कआउट करने का कभी आपका मोटिवेशन नहीं होगा, आपका मोटिवेशन ही किल हो गया लाइफ में, बिकॉज मेंटल हेल्थ तो तभी का मतलब ही वही है। तो फिर आप कुछ भी ढंग से नहीं कर पाओगे, चाहे आपका जॉब हो, चाहे फिजिकल वर्कआउट हो, चाहे जो भी हो। तो मेंटल हेल्थ इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी। मेंटल हेल्थ की कोई ट्रेनिंग नहीं होती आर्मी में, मतलब फॉर्मल ट्रेनिंग अगर बात करूँ तो, बट जैसे मैंने बोला था कि हमारा तो कंटिन्यूस ट्रेनिंग में है हम लोग, ऑल द टाइम, इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग, यू आर इन योर रूम, यू आर अंडर ट्रेनिंग। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग तो हमारी कंटिन्यूसली चल रही होती है, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि एक बहुत कम्युनिटी बेस्ड, मतलब जैसे हम लोग, जो हमारी बटालियन होती है उसको हम लोग फैमिली बोलते हैं, और वो भी फर्स्ट फैमिली होती है, क्योंकि जो बटालियन के जवान हैं उनके साथ मैं अपनी फैमिली से कई ज़्यादा टाइम बिता रहा हूँ, एंड एवरीबडी नोज एवरीथिंग अबाउट ईच अदर। यू कैन नॉट इवन हाइड, आप कोशिश भी कर लो, आपसे कभी छुपेगा नहीं। हाँ, सबको पता लगना ही है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, आप कहाँ पे डिस्टर्ब हो, आपका आज मूड क्या है। इनफैक्ट कभी भी बहुत नॉर्मल होता है कि अगर हमारे सीईओ साहब ऑफिस में बैठे हैं और मैं मिलने जा रहा हूँ, चाहे मेरे से कोई गलती नहीं हुई है, मेरे को नॉर्मल सा मिलने जा रहा हूँ, पहली चीज़ जो बाहर एक रनर खड़ा होता है तो पहली चीज़ हम लोग उसको पूछते हैं कि भाई साहब का मूड कैसा है। ये नेचुरल क्वेश्चन है, ये आना ही आना है। उसके बाद फिर अंदर जाते हैं, चाहे कोई डर नहीं हो, कोई बात ना हो जिससे मुझे कि मतलब मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत है, बट फिर भी हम पूछ के जाते हैं। वैसे जब मैं ऑफिस में बैठा हूँ तो मेरे जो जेसीओ जवान आएंगे वो पूछ के आएंगे कि साहब का मूड कैसा है। मतलब इतने तक आपकी प्राइवेसी नहीं है वहाँ पे, एंड विच इज़ दी बेस्ट पार्ट ऑफ द आर्मी। तो आपकी जो मेंटल हेल्थ होती है, मेंटल हेल्थ में आप जैसे मैंने शायद पिछले टाइम बताया था कि
इतनी आप में क्यूट कंटिन्यूस ह्यूमन इंटरेक्शन करके आप इस स्टेज पे पहुंचते हो जहाँ पे 100 मीटर दूर किसी अपने बंदे को देख के आप पहचान सकते हो कि आज इसको डिस्टर्ब्ड है, कि आज ये बहुत खुश है, ठीक है। जब इसमें कुछ नहीं कर रहा हो, अपना नॉर्मल काम कर रहा है, आप ये पहचान सकते हो। तो वैसे ही आर्मी में क्या होता है कि आप कहीं पे भी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो तो अपने आप ही 10 लोग आपसे पूछेंगे सब कुछ है क्या, आज कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो 10 में से एक को तो आप शेयर कर ही दोगे कि हाँ ये ऐसे ऐसे चल रहा है। तो एक हो गई ये नॉर्मल मेंटल हेल्थ जहाँ पे आप स्ट्रेस से डील कर रहे हो। दूसरी एक मेंटल हेल्थ होती है जहाँ पे आप मोरालिटी से डील कर रहे हो। तो आपकी मॉरल एप्टीट्यूड क्या है, आपका मॉरल स्टैंडिंग क्या है। तो मॉरली क्या होता है, मैं काफ़ी बार बोलता हूँ कि मॉरली तो जज करने का हक किसी को नहीं दूसरे को, अनलेस ऑफ स्वामी विवेकानंद हो या हरिश्चंद्र हो या राम हो। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कुछ तो मॉरली गलत हर किसी ने किया है। कहीं ना कहीं तो पुलिस वाले को सिग्नल पे पैसे दे के कोई ना कोई निकला है। तो अगर मॉरलिटी की बात करो तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं मॉरली तुमसे ज़्यादा राइट हूँ। आप या तो राइट हो या नहीं हो, आप मॉरली करेक्ट हो या फिर नहीं हो। आप बीच का लेके दूसरों को जज नहीं कर सकते कि नहीं मैं मॉरली इतना रॉन्ग हूँ बट वो मुझसे ज़्यादा है तो मैं उसको जज कर सकता हूँ कि वो मॉरली रॉन्ग बंदा है। तो ये चीज़ को अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो फिर आप जो है इनपुट्स देने में और इनपुट्स लेने में आपका पूरा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो जो मोरालिटी होती है आपकी, नहीं हर किसी की अपनी होती है, अपना एक थ्रेशोल्ड होता है कि इसके आगे मैं और ख़राब चीज़ नहीं कर सकता, यहाँ तक मुझे ठीक लगता है क्योंकि सोसाइटी में एक्सेप्ट होता है जो भी होता है, यहाँ तक मुझे ठीक लगता है। वो अपना पर्सपेक्टिव है, वैसे आप मॉडली रॉन्ग ही हो बट अगर मुझे वहाँ तक है तो कई बार सिचुएशंस आती है जो आपको स्ट्रेच करने को बोलती है उसके बियॉन्ड। तो वो एक जो मॉरली इंस्पायर्ड मेंटल हेल्थ होती है वो उस टाइम पे डिटरमाइन होती है कि आप कितना झुकते हो वो आगे निकलने के लिए, वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने के लिए। तो वो जिस टाइप का माहौल आप में मेंटल हेल्थ क्रिएट करता है और उसके वजह से जो इनसिक्योरिटीज आती है, क्योंकि जब भी आप कुछ मॉरली या लीगली रॉन्ग करते हो, जो मॉरली रॉन्ग है वो तो डेफिनेटली लीगली रॉन्ग है, जो लीगली रॉन्ग है वो कभी कभी हो सकता है मॉरली रॉन्ग ना हो। बट मॉरली रॉन्ग जब आप कुछ करते हो तो आप में कॉन्शियसनेस में एक गिल्ट आ जाता है, गिल्ट के साथ उसके कॉन्सिक्वेंसेस के फियर आते हैं और फियर के साथ इनसिक्योरिटी आती है। तो जब ये इनसिक्योरिटी आती है तो फिर आपकी माइंड जो है वो आपके साथ गेम खेलना स्टार्ट कर देता है। तो ये दो चीज़ें अगर आपने ध्यान में रखी कि मेंटल हेल्थ विथ हैंडलिंग ऑफ स्ट्रेसेस कैन बी फैमिली, फाइनेंशियल, एवरीथिंग। और दूसरा जो स्ट्रेस है वो मॉरली है। तो जो स्ट्रेस रिलेटेड चीज़ें होती है, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो भी है, इट इज़ ईजी टू शेयर और शेयर करने से उसको हैंडल करना ईजी हो जाता है। मॉरली रॉन्ग प्रॉब्लम्स को आप शेयर करना मुश्किल हो जाता है बिकॉज आपको पता है कि आप जज होने वाले हो, चाहे आपका बेस्ट फ्रेंड भी वो हो सकता है आपको जज करे, तो उसको बड़ा दबा के रखना पड़ता है अंदर। और दबी हुई चीज़ें का विस्फोट ही होता है, चाहे वो एलपीजी का सिलेंडर हो, चाहे वो बॉम्ब हो, तो दबी हुई चीज़ें हमेशा विस्फोट ही करेगी और फिर वो विस्फोट खतरनाक होगा। और सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है, खुद बॉम्ब का या उस सिलेंडर का। आजू बाजू नुकसान करेगा अलग बात है, तो वही आपके साथ होगा। तो मेंटल हेल्थ में आई थिंक आर्मी में यही सीखा मैंने कि एक पहली बात तो शेयर करो जितना कर सकते हो और मॉरल थ्रेशोल्ड अपना आइडेंटिफाई करो और उसको क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। गिव अप ऑन समथिंग, सेक्रीफाइस ऑन समथिंग्स, बट कि बिकॉज वो हैंडल करना बहुत मुश्किल होते हुए मैंने देखा है आसपास के लोगों में, ठीक है, वो दब रहे होते हैं अंदर कहीं ना कहीं, तो और कभी विस्फोट हुआ तो बहुत खतरनाक हुआ। वो एक आई थिंक मेंटल हेल्थ के बारे में बताऊँगा। अदरवाइज जनरली आर्मी में कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है। हाँ, कुछ एक साइकोलॉजिकल इश्यूज़ पे कभी कभी कोई आके एक वर्कशॉप चलाते हैं, गाइडलाइंस देते हैं, बट लाइक ऐसे डेली ट्रेनिंग, डेली जो आप हैंडल कर रहे हो सिचुएशन, and plus your seniors and juniors also guiding you, grooming you, that helps us in handling mental health issues, खुद के भी और दूसरे के भी। ओके, तो जब लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी तो तब आपने बताया था कि यू हैव सो मेनी स्टोरीज टू शेयर रिगार्डिंग द यूएन पीस मेकिंग जो मिशन के जब हिस्सा थे उसके रिगार्डिंग बहुत सारे आपके पास स्टोरीज है। तो मैं चाहता कि आप कुछ स्टोरीज तो
आप हमारे साथ शेयर करो। इट वॉज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टेन्योर, मतलब पूरा आउटलुक चेंज करने वाला टेन्योर था वो। तो पहली बात तो गरीबी क्या होती है, मतलब वो इंडिया में हमने गरीबी देखी नहीं है। मतलब वो उनको पता ही नहीं है उनकी गरीबी क्या है। इस हद तक वहाँ पे गरीबी है। मैं आपको एक बताऊंगा, एक एग्जांपल देता हूँ। एक ब्रिगेडियर साहब जो है, ठीक है, तो ये मैं पर्सनली जब किसी के साथ बात कर रहा हूँ तो काफ़ी ये शेयर किया हुआ है। ब्रिगेडियर साहब जो है मेरे सामने, अब मेरा क्या था कि मैं एक कंपनी कमांडर था, वहाँ पे एक बटालियन के साथ गया था, जो मेरी अपनी बटालियन नहीं थी, किसी और बटालियन के साथ सिलेक्ट हो गया था जाने के लिए, तो उधर चला गया था। तो मुझे एक इंडिपेंडेंट जो अलग लोकेशन था बटालियन हेडक्वार्टर से काफ़ी दूर, तो वैसे देखा जाए तो 250 किलोमीटर था, बट वहाँ पे रोड्स नहीं एग्जिस्ट करते। वहाँ पे जस्ट नॉर्मल ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर कहीं चला लो जहाँ पे जगह मिलेगी, जंगल बहुत घना है, उसके बीच से निकाल लो। तो उसमें वो कभी कीचड़ हो गया तो फंस जाएगी गाड़ी, ये सब करते कराते तकरीबन 24 घंटा लगता था पहुँचने में, वो 250 किलोमीटर पहुँचने में। तो मतलब 24 घंटा हम किसी हेल्प की उम्मीद में नहीं थे। और ये साउथ सूडान में जो डिप्लॉयमेंट था वो था नॉर्मली जो यूएन डिप्लॉय होती है, जैसे लेबनान में है वगैरह, तो दो कंट्रीज़ के बीच की कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने के लिए वो डिप्लॉय होती है बॉर्डर एरिया में, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जोन है। ये यहाँ पे साउथ सूडान में इंटर ट्राइब, उसी कंट्री के अंदर जो ट्राइब्स हैं उनके बीच के फाइट को हैंडल करने के लिए यूएन डिप्लॉयड है। और यूएन को प्रैक्टिकल पावर्स बहुत बड़े कम होते हैं, जो हम कर सकते हैं किसी सिचुएशन में बहुत कम होते हैं। तो वहाँ पे ये जो इंडिपेंडेंट पोस्ट पे था मैं, तो वो एक कंप्लीट स्टेट का जो हेडक्वार्टर होता है, जो गवर्नर बैठता था वहाँ पे चीफ मिनिस्टर वगैरह कंसेप्ट ही नहीं है अब तक। वो पॉलिंग डेमोक्रेसी वगैरह तो पता भी नहीं है लोगों को, ऐसा होता है ये भी नहीं पता। तो वहाँ पे एक गवर्नर होते थे, तो जो हेडक्वार्टर था उस स्टेट का, बोमा स्टेट बोलते थे उसको, तो जो हेडक्वार्टर होता था वो उस जगह पे था। तो वहाँ पे मैं अपनी पोस्ट लेके बैठा हुआ था। तो वहाँ पे ये हाल था कि गवर्नर को अगर अपने टायर में हवा भरानी है, उसको मेरे पोस्ट पे आना पड़ेगा। पूरे स्टेट में हवा भरने का दुकान नहीं था, मतलब वो स्टेट तकरीबन महाराष्ट्र के साइज़ का होगा, ठीक है। तो मतलब इस लेवल पे आप सोच सकते हो कभी कि ऐसा भी होता होगा। तो जो ब्रिगेडियर साहब थे वहाँ पे सेल्फ डिक्लेयर ब्रिगेडियर होते, कोई वहाँ पे कमीशनिंग और ट्रेनिंग IMA टाइप के इंस्टीट्यूट वगैरह कुछ नहीं होता। उन्होंने एक दिन डिक्लेयर कर दिया कि मैं ब्रिगेडियर हूँ, और एक गैंग के लीडर थे, और सरकार में भी उनका नाम दर्ज हो गया। सरकार चेंज तो ब्रिगेडियर साहब भी चेंज। तो वो भाई साहब जो थे वो वहाँ पे उन्होंने अपना वो खुद को अमीर मानते थे, और उसका रीज़न क्या था कि उनके जो घर था वो घास का ही बना हुआ था, और जितना अपना एक छोटा बेडरूम होता है उस साइज़ का ही था। तो 2 घास के बने हुए कुटिया जो बोलते हैं हम लोग, वो थी। सब जैसे बाकी घर होते थे वैसे ही था, बस उनका जो कंपाउंड था जो उस घरों के आसपास था वो टिन शेड का था, और इसलिए वो उनका घर बिल्कुल अलग था और वो अमीर थे। तो यहाँ तक की कंसेप्ट है। एक काउंटी कमिश्नर ने, जो काउंटी मतलब डिस्ट्रिक्ट होता है, काउंटी कमिश्नर ने आके हमारे पास बोला था कि 3 दिन से मेरे बच्चों ने खाना नहीं खाया, उनको थोड़ा खाना देना। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक अलग लेवल पे चल रहा है वो, एंड इट इज़ नॉट बिकॉज कि वहाँ के लोग को बस दिमाग नहीं है या फिर वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं। रिसोर्सेज तो सबसे ज़्यादा है। अभी तो आप देख ही रहे हो अफ्रीका में ऑयल, मिनरल्स, डायमंड्स तो पहले से है ही, तो रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा है। बट क्योंकि उनका वो एक्सपोजर हुआ नहीं और वो होने नहीं दे रहे, तो बिगेस्ट थिंग आई अंडरस्टूड वहाँ पे वॉज जियो पॉलिटिक्स, कैसे चल रहा है। NGOs जो होते थे वो खाना बांटने आ रहे हैं, एजुकेशन देने आ रहे हैं, जो भी है। एजुकेशन में तो लोगों को इतना इंटरेस्ट था नहीं, बट जिस टाइप का भी एजुकेशन दे रहे हैं उसको आगे के लेवल पे बढ़ने नहीं दे रहे, बिकॉज जितनी अवेयरनेस होगी उतनी लड़ाइयाँ बंद होगी। तो जो कंट्रीज़ उसके अंदर घुसे हुए हैं और जो चाहते हैं कि लड़ते रहे, उनके लिए अच्छा नहीं था कि ज़्यादा एजुकेट हो जाए। तो एजुकेशन उतने पे रखा है जितना काम ना आए आगे सोचने में। तो हम वहाँ पे खाना बांट रहे हैं तो ऐसे बांट रहे ताकि 2 गांव के बीच में लड़ाई हो। तो जो काउंटी कमिश्नर मैंने बोला था कि जिन मेरे पास आए थे कि 3 दिन से खाना नहीं खाया, उसके पास खाना नहीं था पर उसके पास राइफल थी और एम्यूनिशन था। वो बेच के वो 1 महीने का राशन तो आ जाता उसका, बट वो बेच नहीं सकता।
तो वहाँ पे जो कंडीशन बना रखी है, और ये उनकी बनी नहीं है, ये बना रखी है वहाँ पे। ये कंडीशन इसलिए बना रखी है कि आप दो बड़े ग्रुप से, दो बड़े ट्राइब्स हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, कंटिन्यूसली एक दूसरे को मार रहे हैं। तो आप एक ट्राइब को बोलो आपको हथियार कम पड़ रहे, हम दे देंगे। ट्राइब बोलेगी आपको बदले में क्या चाहिए, बोले आपके यहाँ पे ऑयल फील्ड है, यहाँ पे ऑयल है नीचे ज़मीन के नीचे, आप तो निकाल नहीं पाओगे, आपके पास ना टेक्नोलॉजी, ना रिसोर्स है, ना पैसे हैं, तो हम निकालेंगे, बदले में आपको हथियार देते रहेंगे। तो वो हथियार की कॉस्ट कुछ भी नहीं है, और हथियार बड़े बेकार से होते थे, बहुत पुराने होते थे जो इनके पास थे। तो हथियार की कॉस्ट तो कुछ भी नहीं है, तेल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये उनको नहीं पता, उनको तो चाहिए कि मैं उस ट्राइब को डोमिनेट नहीं करने दूंगा, मुझे हथियार चाहिए। तो इतने में वो खुश हो रहा है, और इसलिए तकरीबन आप मान सकते हो कि जो कंट्रीज ये सब करवा रही है वो फ्री में ऑयल लेके जा रही है वहाँ। तो ये मतलब जो डायनामिक्स है वहाँ पे जो चल रहे हैं, कैसे एनजीओ उसके अंदर इन्वॉल्व है, अपने अपने कंट्रीज, अपने अपने साइड के जो एजेंडाज है उनको एग्जीक्यूट करने में, जो इमोरल काइंड ऑफ एजेंडाज है। और मैं वो देखता हूँ कि यही कंट्रीज हमको डेमोक्रेसी सिखाने की कोशिश कर रही है यहाँ पे, ठीक है, जो वहाँ पे ऐसे काम कर रही है। तो ये जो चीज़ है वो बड़ी एक्सपोजर बड़ा शॉकिंग रहा मेरे लिए, ठीक है, और जिस तरीके से हो रहा है वो भी बड़ा शॉकिंग रहा। तो वहाँ पे कई किस्से देखने को मिले जहाँ पे कोई कहने के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्स है जो अफ्रीकन इंटर गवर्नमेंट, जो अलग अलग कंट्रीज़ की गवर्नमेंट मिला के एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बना रखी है, उसको सिक्योरिटी दे रही है। बट मैं उनको सामने सामने देख रहा हूँ हथियार सप्लाई करते हुए, रिपोर्ट करके कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मतलब यूएन को भी एजेंडा पता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन इस तरीके के डाल रखे हैं कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। अगर दो ट्राइब्स आपस में लड़ रही है, हम कुछ नहीं कर सकते जब तक वो हमारे पास शेल्टर मांगने के लिए ना आए, और बिना हथियार के ना आए, बिना हथियार के आए, तब हम उनको कुछ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बड़ी ख़तरनाक सी देखी वो, कि किसी और ही लेवल पे ये दुनिया चल रही है वहाँ। मॉरलिटी का तो कोई स्टैंड ही नहीं, कोई रोल ही नहीं है वहाँ पे, मॉरलिटी ख़त्म हो चुकी है। वो एक बहुत ज़बरदस्त। और बहुत अच्छी बात मैं बताता हूँ एक और चीज़, जो उसका कैपिटल है, मतलब अफ्रीका में सिर्फ साउथ सुडान नहीं, कई जगह पे हो रहा है। इंडियंस बड़े बहुत है वहाँ पे, जो छोटे छोटे बिजनेस चला रहे हैं, छोटे बड़े बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, कोई लिकर शॉप चला रहा है, कोई स्टेशनरी की शॉप चला रहा है, सब चल रहा है वहाँ पे। जब दो ट्राइब के बीच में अटैक होता है, वो सब कुछ नहीं छोड़ते, वो दुकान जो भी है सब कुछ उस पर अटैक करना है, जलाना है, मारना है, सब कुछ करना है। और वहाँ पे इतनी खास बात है कि दोनों तरफ से जब भी अटैक होता है, इंडियंस की दुकान को छोड़ा जाता है, उनको नहीं जलाते, उनको नहीं कुछ करते। इंडियंस ने इतना बढ़िया काम कर रखा है वहाँ पे, मतलब ये नहीं कि सिर्फ बिजनेस बढ़िया कर रखा है, बिजनेस तो हमारे में नेचुरली है, बट उस बिजनेस से जो इनकम आती है उसको जेन्युइनली, मतलब ऐसे नहीं कि अपने कंट्री का एजेंडा लेके, तो जेन्युइनली उन्होंने अपनी तरफ से लोकल लोगों को इतनी हेल्प कर रखी है एजुकेशन की तरफ वगैरह, तो बड़ा अच्छा गुडविल बन रखा है वहाँ पे। तो अगर टाइम है, आई सपोज अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आई विल टेल वन मोर स्टोरी। मैं माउंट केनिया करके एक पीक है वहाँ पे अफ्रीका में, हाईएस्ट किलिमंजारो माना जाता है, सेकंड हाईएस्ट माउंट केनिया है। तो माउंट केनिया टेक्निकली थोड़ा मुश्किल है, माउंट किलिमंजारो सिंपल सा ट्रैक है, अल्टीट्यूड ऑब्वियसली है वहाँ पे तो डिफ़िकल्टी है, बट माउंट केनिया अल्टीट्यूड भी है और टेक्निकली डिफ़िकल्ट भी है। तो मैं वहाँ पे क्लाइम करने गया था, तो नैरोबी में उतरा। मैं नैरोबी में उतरते एक टैक्सी ड्राइवर ने मुझे रिसीव किया, जो पहले से टाइड अप था, और थोड़ा सा रूडली बिहेव कर रहा था। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं अपना गाड़ी में बैठा और लंबा ड्राइव कर रहा था, हमको 2 घंटे का रास्ता था। चलते चलते उसने बीच में, मैं फ़ोन पे बात कर रहा था तो हिंदी में बात कर रहा था, तो बोला आप इंडियन हो? बोला हाँ इंडियन हो। बोला क्या हुआ? बोला आपने पहले क्यों नहीं बताया आप इंडियन हो? तो बोला इसका क्या मतलब है? तो बोला कि नहीं मुझे लगा आप कहीं तो यूरोप साइड से हो, कहीं और से हो, तो मुझे इसलिए मैं रूडली बिहेव किया आपसे। बोला ये क्या मतलब होता है? बोला साहब आपको पता नहीं, इंडियंस की बहुत रिस्पेक्ट है यहाँ पे नैरोबी में। बोला ऐसा क्यों? तो बोला कि नहीं साहब, इंडियंस ने इतना बढ़िया काम कर रखा है, वो सिर्फ बिजनेस करने नहीं आते, वो लोगों को संभालते हैं, एजुकेट करते हैं, उनको काम देते हैं, उनको काम पे रखते हैं, उनसे ढंग से पेश आते हैं, गाली गलौज नहीं करते रहते उनको। तो बोला बाकी सब हम बहुत नफरत करते हैं, बिकॉज उनका बर्ताव ही वैसा होता है और हमको देखने का नज़रिया अलग होता है।
और तब उसने बताया कि वहाँ पे नैरोबी के अंदर केंद्रीय विद्यालय है, और एक नहीं एक से ज़्यादा है, और वो सबसे सॉर्ट आफ्टर स्कूल है। जो यूरोपियंस वहाँ पे सेटल हुए वो भी उस स्कूल में जाने की कोशिश करता है। हर कोई केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहता है। और 3-4 और प्राइवेट इंडियन स्कूल्स थी वहाँ पे, जो इंडियन शेड्यूल पे चलती थी, इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे चलती। तो एक बहुत बड़ी चीज़ वहाँ पे मतलब मैंने देखी कि बहुत अच्छा गुडविल क्रिएट कर रखा है इंडिया। बड़ा मतलब अच्छा फील हुआ उस टाइम पे मुझे ये सब देख के। पिछली बार आई वांट टू कवर द टॉपिक सोल ऑफ स्टीव, जिसको लेके आप काफ़ी काम कर रहे हो, बट समय की पाबंदी के कारण पिछली बार हम नहीं कर पाए। मतलब मैं चाहता हूँ कि आप हमें बताएं कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और उसका मतलब रियल मोटिव क्या है। ओके, तो अभी तक हमने जितनी बात की ना, जो माइंडसेट इश्यूज है, मेंटल हेल्थ की बात की आपने, तो उसके बारे में जैसे बात किया, जो माइंडसेट होता है एक आदमी में, ह्यूमन डायनामिक्स को हैंडल करने का, खुद को टफ सिचुएशन हैंडल करने का, उसको सस्टेन करने का, उसके बारे में किस तरीके से डिसीजंस लेने हैं इन अ फास्ट मैनर, और एक लाइफ का जो एक जनरल पर्पस, आप मामूली चीज़ों पर रोते हो कि आज कैब नहीं मिल रही है, 15 मिनट हो गए, ठीक है, तो ये सब चीज़ों का एक पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए एक सोल ऑफ स्टील करके इवेंट क्रिएट किया गया था, जो बेसिकली क्लॉक ग्लोबल करके, जो मेजर विवेक जेकब है, वो मेरे साथ के बैच के ही है, वेरी ब्रिलियंट पर्सन, और वो स्पेशल फोर्सेस के थे। उन्होंने रिटायरमेंट अर्ली ली थी, और उसके बाद इन्होंने क्लॉक ग्लोबल स्टार्ट किया था। इनिशियली वो बेसिकली हैंडीकैप्ड लोगों को एडवेंचर एक्टिविटीज़ करा के उनमें चेंजेस जब देखे कि उनमें साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ आई, मेंटल स्ट्रेंथ आई, और उसकी वजह से वो ज़्यादा पॉजिटिव हुए, तो उसको आगे बढ़ाते बढ़ाते ये क्लॉक ग्लोबल बढ़ते गए। तो 2021 में वो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग में आए थे, जब मैं वाइस प्रिंसिपल था, तब हमने डिटेल में डिस्कस किया था। और फिर जो इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह जो था और एग्जीक्यूशन जो था, कि कहाँ से क्या लॉजिस्टिक्स लगेगी और इंस्ट्रक्टर्स वगैरह सेलेक्ट करना है, एवरीथिंग, वो फिर मेरे पास आया था। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करने से लेके हर चीज़ का, तो हमने इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि अल्टीमेटली जब आप इस ट्रेनिंग को जाओगे, आप माउंटेनियर तो बन जाओगे, माउंटेनियरिंग सीखोगे, माउंटेनियर बनोगे नहीं। माउंटेनियर बनना और सीखने में बहुत फ़र्क है, बट माउंटेनियरिंग सीखोगे आप, उसके साथ सर्वाइवल सीखोगे, सेल्फ डिफेंस सीखोगे, उसके साथ आप रेस्क्यू सीखोगे। मतलब मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि उसमें जो अगर 3 का स्क्वाड में हम ट्रेनिंग कराते हैं वहाँ पे, 3 लोगों का एक स्क्वाड, 3 का स्क्वाड तकरीबन 50 से 60 लोगों को किसी फ्लड सिचुएशन में रेस्क्यू कर सकता है, इतनी काबिलियत उनमें आ जाती है। तो ये सब आप सीखोगे, और बहुत सारे स्किल्स उसमें, योगा मेडिटेशन भी शामिल है उसमें, ये सारे स्किल्स आप सीखोगे। बट एम ये नहीं कि आपको सिर्फ माउंटेनियर बनना है या आपको सिर्फ सर्वाइवल में बहुत एक्सपर्ट बनना है। उसमें एम ये है कि ये जो प्रोग्राम था, इसमें ऐसा था कि कल क्या हो रहा है किसी को पता नहीं था। स्टूडेंट को नहीं पता था कि कल क्या प्रोग्राम में है। उनको सडन सुबह उठना है, सुबह यहाँ पे पहुँचना है सुबह 6 बजे, चाहे ठंड -10 में हो, चाहे वो +20 में हो, आपको इधर पहुँचना है 6 बजे, मतलब 6 बजे पहुँचना है। तो एक आर्मी वे ऑफ लाइफ उनको एक्सपोज की गई थी इन अ वे ऑफ एडवेंचर। उसका मीडियम एडवेंचर था, माउंटेनियरिंग था और बाकी चीज़ें थी, सर्वाइवल वगैरह, बट it was basically an introduction of army way of life and army's mindset, especially special forces। तो वो प्रोग्राम जो था 2 महीने की ट्रेनिंग दी थी। पहले तो 24 लोग हमने सिलेक्ट किए थे नेशन वाइड, 1400 एप्लीकेशन आए थे। फर्स्ट टाइम हुआ है ये इवेंट, ग्लोबली फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसे टाइप का इवेंट। तो उसके बावजूद रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया था, क्योंकि मेरे विवेक जेकब की काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है ऑन यूट्यूब। तो वो सारे काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया, वो आए, उन्होंने काफ़ी, और प्लस इंडियन आर्मी का भी, क्योंकि इंडियन आर्मी के साथ ही प्रोग्राम चल रहा था। तो क्लॉक ग्लोबल जो वेटरन्स का ऑर्गेनाइजेशन है और इंडियन आर्मी, इनके दोनों ने मिलकर साथ में ये एग्जीक्यूट किया। मैं तभी सर्विंग था, तो मैं इंडियन आर्मी की तरफ से आया था वो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने। तो उसमें सब लोगों को 2 महीने की ट्रेनिंग दी हमने 24 लोगों को, और उसके बाद फाइनली एक चैलेंज था जिसके अंदर उनको तकरीबन 70 किलोमीटर चलना था हाई एल्टीट्यूड एरिया में। उसका स्टार्ट तकरीबन जो था वो 9000 फीट पे था एल्टीट्यूड पे, 19,000 फीट का पास क्रॉस करना था जो हेवी स्नो से भरा हुआ था, स्नो एंड आइस, और उसको क्रॉस करते हुए फिर आगे जाना था वापस गमशाली करके एक विलेज में एंड करना था जो 11,000 फीट पे था। तो कंप्लीट हाई एल्टीट्यूड में ही रह रहे हो,
5 डेज आपको लग रहे थे। इसके बीच में रॉक क्लाइंबिंग, आइस क्लाइंबिंग, रेस्क्यू टेक्निक्स, इन सब का टेस्ट देना है, अपने सर्वाइवल का टेस्ट देना है। और आपको चलना है इंडिपेंडेंटली, मतलब आपको कुछ भी नहीं दिया जा रहा, ना टेंट, ना राशन, ना कुछ। सब आपने या तो कैरी करना है या मैनेज करना है उन लोगों। तो इस तरीके से उनको वो पूरा चैलेंज कंप्लीट करना था। एंड वेरी प्राउडली वी कैन से दैट दिस चैलेंज वाज कंप्लीटेड सक्सेसफुली। आउट ऑफ 24, 15 कंप्लीटेड इट सक्सेसफुली। और उनकी जो हालत हुई थी, वो हालत मतलब हैट्स ऑफ टू देम, द स्टूडेंट्स ऑल्सो। बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन चाहिए था इसमें। पहले दिन, सेकेंड डे, इनफैक्ट सेकेंड डे ही ऐसी हालत हो गई थी कि हमको लग रहा था शायद सब वापस जाएंगे यहाँ से, कोई आगे जाने को राजी नहीं होगा। और जो 15 लोगों ने कंप्लीट किया, उसमें से भी 10 ने तो हमको बोला था कि सर शायद कल नहीं हो पाएगा। लेकिन जब फाइनली दूसरे दिन में हमने बोला अभी तो सोचो ही मत, कल करना नहीं करना, अभी सो जाओ। तकरीबन 8, साढ़े 8 बजे उनको सोने का डिनर विनर करके पूरा खुद ही मैनेज कर रहे थे, हमने नहीं किया था, कुछ भी नहीं दिया था उनको। करने के बाद मैंने बोला अभी सो जाओ, सुबह 3 बजे से पहले स्क्वाड का स्टार्ट होगा वापस चलना, तब बताना कि आप जाओगे नहीं जाओगे। और सुबह 3 बजे 100% ने आगे बढ़े, एक ने भी वहाँ से विड्रॉ नहीं किया। जो बाकी लोग विड्रॉ कर गए थे वो उससे पहले विड्रॉ कर गए थे, बट उसके बाद जो हालत हमको लग रही थी कि अब विड्रॉ करने वाले हैं, तब भी उन्होंने विड्रॉ नहीं किया और वो चलते रहे और पूरा चैलेंज कंप्लीट किया। एंड अभी मैं इनफैक्ट बहुत रिसेंटली उनके साथ, उसमें से 2 लोगों के साथ मैं टाइमिंग करने गया था कहीं पे, और उन्होंने बोला कि सर आपने हमारी लाइफ चेंज कर दिया। अपने मतलब पूरे जो ब्लॉग ग्लोबल और पूरा इवेंट जो था इंडियन आर्मी, जो पूरा इवेंट हुआ था सोलो हॉस्टिल, उसने हमारी लाइफ चेंज कर दिया। तो वही है सोलो हॉस्टिल बेसिकली, इट्स अबाउट डेवलपिंग द माइंड सेट दैट इज़ फेमिलियर टू आर्मी बेस। तो वो अभी इस साल भी प्लान है हमारा, तो फंडिंग का वेट हो रहा है, अगर वो आता तो डेफिनेटली एग्जीक्यूट होगा। एंड इट विल बी एन एनुअल सीरीज जो हर साल चलेगी, और आगे इसको वी प्लान टू टेक इट टू इंटरनेशनल लेवल। ओके, तो बिफोर रैपिंग द पॉडकास्ट, जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आप उनको कुछ कहना चाहोगे? मैं बेसिकली बोलूँगा कि आप जो जब माइंडसेट की बात हुई सोलो हॉस्टिल के थ्रू, कोई चीज़ एक बार आप डिसाइड करो ना करनी है, उसको जैसे आर्मी वाले मिशन को ट्रीट करते ना, कि अब तो गए वापस आएगी पता नहीं है, तो उतने हद तक तो जाने की ज़रूरत नहीं है, बट जान दाव पे लगाने की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है वैसे। लेकिन उसको उस तरीके से लिया करो कि भाई लिया है ना, तो अब तो करके रहेगी। दिन रात उसके बारे में अपने आप सोचना शुरू करोगे, अपने आप उस पर इतनी मेहनत लग जाएगी। पहली बात तो मुझे लगता है कि 90% पीपल इन द वर्ल्ड अपना टैलेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली किस में टैलेंट है। वो एक बार एक चीज़ को पकड़ लेते फिर अटक जाते हैं, और फिर वो अटक ही जाते हैं। जब रियलाइज़ होता है कि अपना टैलेंट या इंटरेस्ट इसमें नहीं है, तब भी उसमें फिर लगे रहे। तो पहली बात तो एक्सप्लोर करो अपने इंटरेस्ट को और टैलेंट्स को। उसके बाद जो चीज़ पकड़ लो ना, वो उसमें एक्सक्यूजेस नहीं होते फिर करना है तो करना है। आपको पता है कि आपको इंटरेस्ट है इसमें, कितनी भी इंटरेस्टिंग चीज़ हो, अगर मुझे गुलाब जामुन कितना ही पसंद हो, मुझे रोज़ के रोज़ 3 बार अगर गुलाब जामुन खिलाओगे दिन में, तो मुझे गुलाब जामुन से इंटरेस्ट जाएगा ही। बट ये एक ऐसी चीज़ है, आपकी लाइफ टाइम अफेक्ट करने वाली चीज़ है, जो आप इंटरेस्ट ढूंढते हो अपने लिए, तो फिर उसको बिल्कुल शिद्दत से लगे रहो उसके साथ, वो आपने करते रहना है। ठीक है, वो पैशन वर्ड बड़े कॉमनली बहुत आराम से यूज़ होता है, ठीक है, जबकि वो बहुत हैवी वर्ड है यूज़ करने के लिए। इतना लाइटली उसको यूज़ मत करो कि फिर, क्योंकि आपका मेंटली भी इफेक्ट वही हो रहा है। अब उतना ही लाइटली उसको लिए भी जा रहे हो कि इतना में अगर लोग मान रहे हैं कि मैं पैशन बोल रहा हूँ, लोग उसको पैशन मान रहे हैं, तो उतने तक ही सीमित रह जाते हो। तो पैशन बड़ा संभाल के वर्ड यूज़ करना। पैशन मतलब ये है कि आपकी टांग कट जाए आप फिर भी दौड़ोगे, अगर दौड़ने का पैशन है, वो पैशन होता है। तो उस हद तक जाओ। कोई भी एक चीज़, आपका जरूरी नहीं कि अगर वही चीज़ जॉब हो तो बहुत ही बढ़िया है, बट जरूरी नहीं वो जॉब ही हो। और ये नहीं कि आप पूरा लाइफ ही उसमें 24 घंटा उसी को दे दो, और अपना अच्छा खासा जॉब छोड़ के आप बिना पगार के बिल्कुल कैसे स्ट्रगल करने लगो। वो आपकी चॉइस है, आप कैसे उसको देखते हो और किस नज़रिए से उसको ज़्यादा जाते हो। बट जो भी लेते हो उसको परस्यू करते हो, उसको छोड़ो मत। ठीक है, बस थोड़ा बहुत फेलियर हो गया, थोड़ा स्टेप बैक हो गया, तो इमीडिएटली कितने कुछ और ट्राई कर लेते हो। वो अनलेस आपको रियलाइज़ हो कि आपको इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और आपका बिल्कुल ही टैलेंट नहीं है, तो अलग बात है। वरना आप
तब आप उसको पैशन बोल सकते हो, जब आप कुछ और सोच ही नहीं हो उसके बाद पीछे पड़े। सो ट्राई टू फाइंड योर पैशन और योर इंटरेस्ट, जेन्युइन इंटरेस्ट, एंड देन गो पैशनेटली इनटू इट। दैट्स इट। थैंक यू सर फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। उम्मीद है सर आपको फिर से मज़ा आया होगा। बहुत मज़ा आया। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। वरना देयर आर सर्टेन क्वेश्चन जो, चलो पॉडकास्ट में मैंने देखा जनरली लोग स्टोरीज ढूंढ रहे होते हैं, जो पॉडकास्टर होता है वो भी, जो पॉडकास्ट बता रहा है वो भी, बट यू आर इंटरेस्टेड इन अदर एस्पेक्ट्स, सो दैट इज़ वेरी गुड। कीप इट अप।